हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करते हैं बेटा। पहली चीज क्या है? द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन। वो क्या होता है देख लेते हैं भाई। अगर मान लो ऐसा लिखा x प्लस वाई, ये अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, सिर्फ 2x लिख देते हैं। इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल, एक ही पद है इसमें, ये मोनोमियल हो गया। अब जैसे लिखा है x प्लस वाई, ये हो गया बाइनोमियल। दो पद हो वो बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 2x प्लस 3y, अब ये भी बाइनोमियल में आएगा। तो सिंपल सी भाषा में, सीधी सरल भाषा में यही बात करते हैं कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल व्यंजक का मतलब क्या होता है। तो बाइनोमियल व्यंजक होता है जहां पर दो पद, दो अलजेब्राइक पद लिखे हुए हों बेटा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल, है ना। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात क्या है? सर हमें तो नहीं पता, बताइए। चलिए बताते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लो आपको x प्लस वाई की घात 1 निकालना, तो बच्चा लिख देगा सर ये तो x प्लस वाई हो जाए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एकदम सही बात, बढ़िया, सही सोच रहे हो। अच्छा, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना होता फिर कुछ नहीं होता सर, ये तो हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा, अगर कभी x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना होता तो क्या करते हैं? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। क्या ऐसे ही लिखते थे? यही सब हमने बचपन में आइडेंटिटीज, सूत्र पढ़े है ना, सर्व समीकाएं पढ़ा है यार, है ना, सर्व समीकाएं पढ़ी। अगर यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 लिखा होगा। अब ठीक है। हाँ, अब अगर x प्लस वाई की घात 4 कहूं, है ना, 5 कहूं, तो अब इसको कैसे निकालोगे? सर ये तो फिर मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि पद बढ़ते जा रहे हैं, ये और ज्यादा पद आएंगे, इसमें और आएगा, इसमें और आएगा, तो करेंगे कैसे इसको? ऐसी समस्या जब आई तो उसको सुलझाने का एक तरीका निकाला गया, बाइनोमियल, है ना। इस तरह की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई कि इसका एक्सपेंशन, जब मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं, इसको खोल करके लिखूं, तो क्या होगा? तब हमने बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग सीखा, मतलब उपयोग क्या, बाइनोमियल थ्योरम का निजात किया गया, बनाई गई, ठीक है, एक्सप्रेशन को ऐसे लिखने के लिए। सर तो होता क्या है? अच्छा बिल्कुल यार, बताते हैं क्या होता है। देखना जरा ध्यान से, है ना। आपने लिखा था x प्लस वाई, एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, यह है 1, x प्लस वाई की घात 0 अगर लिखा जाए तो 1 होगा। अगर मैं x प्लस वाई की घात 1 लिख दूं तो क्या होगा? सर ये तो हो जाएगा x प्लस वाई, ये 1 और ये भी 1। इस त्रिभुज में यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, मतलब यहां पे और कुछ ऐड करने को नहीं है, तो ऐसा करते हैं। अब क्या किया हमने? थोड़ा सा और आगे ले गए इसको, यहां पर और यहां पर, और फिर वापस यहां पर। 1 और 1 का योग कितना होता है? सर 1 होता है, 2 होता है। 1 और 1 का योग 2 होता है। अच्छा, यहां पर 1 अकेला है तो यहां पे 1 लिख दिया जाएगा, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 अकेला है तो 1 लिख दो। अब जरा ध्यान देना, है ना, x प्लस वाई की पावर 1 में x प्लस वाई आ गया, जो x का गुणांक है और y का गुणांक है, इसका 1 है और इसका भी 1। ये वाला गुणांक x का है, ये वाला गुणांक y का है। ध्यान से देखना, x और y का अंतिम पदों का। जब आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा तो आपको मिला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 1 y स्क्वायर। अब ये जो 1 है ना, ये 1, यहां से ये मुझे x स्क्वायर मिलेगा, ये xy मिलेगा और ये मिलेगा y स्क्वायर। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस त्रिभुज को और आगे लेके जाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, होगा क्या? होगा ये जो त्रिभुज है ये 1 है, ये 2 है,
तो 2 + 1 कितना होता है सर? 3 होता है। 2 + 1 वापस 3 होता है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 डाल दो, यहां पे भी कुछ नहीं कर सकते, 1 डाल दो। अब जब आप x + y का होल क्यूब लिखोगे सॉरी, ध्यान से देखना, अब जब आप x + y का होल क्यूब लिखने जा रहे हो तो क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखना, x + y का होल क्यूब लिखा था मैंने, x³ + 3x² y + 3xy² प्लस का y³, ये लिखा था बेटा। ये सारे पद अगर मैं यहां लेता हूं, इस त्रिभुज पे लेता हूं, तो यहां पे x³ आ जाएगा, यहां पे x² y, यहां पे xy², यहां पे y³। इसी तरीके से ये त्रिभुज और आगे एक्सटेंड होता है बेटा, ऐसे ले गए, वापस ऐसे ले गए, वापस ऐसे ले गए, एक्सटेंड होता है ये त्रिभुज। अब जरा बताना क्या वैल्यूज आएंगी, ध्यान से देखना। यहां पर आएगा 1, यहां पे वापस 1 आ गया, यहां पे 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 वापस 3 और 1। देखो इन दोनों का एडिशन इधर, इन दोनों का एडिशन इधर, इन दोनों का एडिशन इधर, तो यहां पे वापस 4 और यहां पे वापस 1। ये जो एक्सपेंशन आएगा ये x + y⁴ का आएगा। अब तुम सोच रहे होगे सर कैसे कैसे आया x + y⁴ का? तो 1 4 6 4 1 है ना, ये गाड़ी नंबर नहीं है बेटा, ये क्या है? ये x + y⁴ का एक्सपेंशन। क्या लिखा है? 1 4 6 4 1। कैसा है देखो, ये 1 बोले तो सबसे बड़ी पावर x की घात। अच्छा, अगर तुमने ना एक चीज नोटिस करी हो तो एक बड़ी अच्छी बात नोटिस करने वाली है, यहां पे जो x की पावर होती है वो घटती है, घटती है। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, अगले पेज में लिख रखे हैं, डोंट वरी। x की पावर कम हो रही है, 2 है, फिर यहां 1 हो गई, यहां 0 हो गई, यहां पे 3 थी, यहां पे 2 हो गई, यहां पे क्या हो गई? 1 हो गई, फिर यहां पे 0 हो गई। y की पावर बढ़ रही है, मतलब x की पावर घटेगी और y की पावर बढ़ेगी। पावर घात की बात करें तो x की घात कम होती है और y की घात बढ़ती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने नोट करी हो तो वो क्या है? वो ये है कि जब मैं x और y की घातों का योग करूंगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3, इसकी घात समान आएगी। याद रखें, इसकी जो घात है, जो पावर है, वो इक्वल आने वाली है हर एक पद की। ये सारे नोट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, डोंट वरी, आप रिलैक्स रहें, आप बस समझते रहें इस बात को कि यहां पे x³ है, यहां पे y³ है। आप पावर जोड़ेंगे ना x और y की तो यहां पे 3 3 3 आएगी। इसी तरीके से यहां पे पावर कितनी आएगी? 2। यहां पे देखो x1 y1 दोनों की मिलाकर के 2 हो गई। ऐसा हमने काम करा है। इसी तरीके से अगर x + y⁴ लिखी जाए तो क्या लिखोगे? यहां पे लिखना पड़ेगा x की 1 पावर कम की, y की 1 बढ़ा दी, x की 1 और कम की, y की 1 और बढ़ा दी, x की 1 और कम की, y की बढ़ा दी, और यहां पे y⁴ हो। यानी कि अगर मुझे x + y⁴ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा x की घात 4 + 4 × x³ y + 6 × x² y² + 4 × x × y³ + y⁴। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर मैं इसकी पावर 5 कर दूं, x + y की पावर 5 कर दूं, 10 कर दूं, 20 कर दूं, 25 50 100 कर दूं, तो अब इस त्रिभुज को बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे ये त्रिभुज भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पर ये चीजें बहुत पहले एक बहुत अच्छे बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं पिंगला, उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तब का है, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल इस तरीके से ऑब्जर्व करा गया, देखा गया कि भाई ठीक है, 1 है, 1 है, ये 1 2 1 है ना, ऐसे करके ये सारी चीजें दी गई है, 1 3 3 1। ठीक, ये सब इन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कहानी समझ में आ गया, पूरी ट्रायंगल समझ में आ गया। इस ट्रायंगल से मतलब बेसिकली जब क्या है, आपने पावर निकाली, मल्टीप्लाई करके देखा, और जो उसके कोएफिशिएंट थे, गुणांक थे, उससे त्रिभुज बना लिया गया। त्रिभुज बनाने से पता लग गया प्रॉपर्टी क्या है, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे ये आएगा, इनको जोड़ेंगे ये आएगा, इनको जोड़ेंगे ये आएगा, ऐसे करके और आगे चलोगे तो और जुड़ता चला जाएगा। अब क्या हुआ कि भाई ठीक है यार, ये सब तो चलो बढ़िया है, ओके, लेकिन अब पावर अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तब तो लोचा हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, होगा ना लोचा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उस दिक्कत को सुधारा कैसे जाए, वही तो खेल है, उस दिक्कत को कैसे सुधारेंगे देखिए। अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे, बाइनोमियल थ्योरम पे सीधा सीधा डायरेक्ट। हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम बाइनोमियल थ्योरम पे आ रहे हैं। x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n। थ्योरम हमें क्या कहती है, थ्योरम हमें क्या कहती है, थ्योरम ये बोलती है कि भाई ठीक है, यहां पे अपन एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू होल नंबर ले ले w। अभी अपन केवल इसके लिए ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, होल नंबर नहीं तो आप नेचुरल नंबर से समझ लो, ठीक है, वो 0 हुआ तो वो तो वैसे ही इक्वल है, तो चलो मैं यहां पे नेचुरल नंबर कर देता हूं। अब ठीक है, अभी फिलहाल हम ऐसे ही नंबर्स के पावर 1 ले लो, पावर 2 ले लो, पावर 3 ले लो, पावर 4 ले लो, उसके लिए हम जा रहे हैं। x प्लस वाई की पावर n अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई, एक बार, 2 दफे, 3 दफे, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा सर, इसका गुणा करने पड़ेगा n टाइम्स। कितनी बार, n टाइम्स। कितनी बार सर, n टाइम्स, वेरी गुड। कितनी बार करोगे, n टाइम्स गुणा करोगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अरे होल स्क्वायर था तो 2 दफे, होल क्यूब था तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, होल पावर 4 था तो 1 2 3 4 4 बार गुणा करना पड़ता। वैसे ही n दफे है, नेचुरल नंबर है n, तो उसके लिए हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या हुआ सर, अब कुछ नहीं होगा, अब इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। आप बताएंगे सॉल्व करके, अच्छी बात है, मैं ही बताऊंगा। देखिए, ये अगर मैं इसको गुणा करना चाहता हूं, है ना, गुणा करना चाहता हूं, मतलब अगर क्या, बेसिकली करना ही पड़ेगा गुणा, तभी तो आ पाएगा एक्सप्रेशन, करना आ ही नहीं पाएगा। मैंने लिखा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x, x x x x x, सभी x को गुणा किया तो x की घात n आ गए। सही, ये तो समझ में रहे, 1x 2x 3x 4x 5x, सारे ही x को एक साथ मिला लिया तो x की घात n आता है। सही है ना, सही है सर। अब कुछ नहीं, अब उसके बाद ध्यान से देखना, अगर मैं एक x प्लस वाई छुपा लू, आराम से समझना ना, आराम से, अगर मैं इसको छुपा लू तो क्या बचता है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, है ना। अब मैं बचे हुए x को, बचे हुए x को x x x x x का गुणा कर रहा हूं तो x की घात n माइनस 1 आ रहा है। बोलो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? अरे मैंने क्या किया, अब मैं x x x x x x कितनी दफे x का गुणा कर रहा हूं, n माइनस 1 टाइम्स। लेकिन उसके बाद ये ब्रैकेट बच गया। अगर मैंने इस ब्रैकेट में वापस गुणा कर दिया x के साथ तो ये वापस x की घात n आ जाएगा, आएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने y के साथ गुणा कर दिया तो इसके साथ मेरे को y मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, इसके साथ x की घात n माइनस 1 इंटू y मिलने वाला है। आप समझो ना, ये वाले y को मल्टीप्लाई कर दिया, x को नहीं किया, x को करूंगा तो वापस यहां आ जाऊंगा, तो y को कर दिया। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर अच्छी बात है, आपकी बात मान ली, लेकिन अगर मैं ये वाला x प्लस वाई छुपाता तब क्या होता? बिल्कुल सही बात है, ये वाला x प्लस वाई छुपाते और वापस वही काम करते तो भी यही आता, ये वाला छुपाते और वापस काम करते तो भी वही आता। इसका मतलब जितने तरीके से आप एक x प्लस वाई को छुपा सकते हो वो सारा इसका कोएफिशिएंट होगा। अल्टीमेटली NC1 यहां पे आएगा। सर क्यों आया? अरे यार NC1 मतलब n में से n x प्लस वाई पड़े हुए, उनमें से किसी एक को चुन के छुपा देना है, तो क्या करोगे? NC1 ही तो करोगे, परम्यूटेशन पढ़ लिया है ना।
अरे परम्यूटेशन अभी तो पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। तो एक n में से एक को सिलेक्ट किया, उसको छुपा दिया और बाकी को गुणा कर दिया, तो NC1। ऐसे अगर मान लो आप अगले दो, इन दोनों को छुपा लेते, इन दोनों को, और अब x का गुणा करते हैं तो x की घात n-2 आता है, और उसके साथ दोनों y का गुणा करते हैं, फिर y इंटू वाई, क्योंकि एक y एक x लिया तो ये हो जाएगा, दोनों x ले लिए तो ये हो जाएगा, इसलिए दोनों y लिए और बाकी के सारे x ले लिए, ये आ गया। लेकिन कितनी बार आएगा सर? जितने तरीके से मैं ये दो छुपा दूंगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो NC2 टाइम्स, ये बात समझ में आ रही है आपको? NC1 NC2 कैसे आ रहा है? अरे कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर, कैसे आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? NC1 NC2 ऐसे करते करते अगला वाला NC3 x की घात n-3 y की घात 3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला पद NCN x की घात 0 y की घात n। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम है। स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम यही है कि x प्लस वाई की घात यदि n लिखी जाए तो उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, वो अगर यहां पे कुछ नहीं है तो इसको NC0 लिख देते। अब NC0 समझो, NC0 का मतलब n में से कोई भी नहीं उठाए, तो कोई भी नहीं उठाया तो एक ही तरीका, तो ये हो गया NC0। NC0 NC1 NC2 NC3 x की घात कम हो रही है, y की घात, सर y की पावर बढ़ रही है, x की पावर कम हो रही है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है? ये x प्लस वाई की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। यही चीज होती है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। x की घातें n से प्रारंभ होकर तब तक घटती जाती हैं जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाती। एकदम सही बात है। आप देखिए ना बेटा, n से घटकर तब तक घटेंगी जब तक 0 नहीं हो जाता, और n नेचुरल नंबर है। ऐसा भी नहीं कि -5 -6 वाला, वो तो फिर आप -5 से 0 वो सब तो निकाल ही नहीं पाओगे, वो तो वैलिड ही नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए अपने पास ये ठीक। और क्या बोला है? y की घात 0 से n तक बढ़ती है, ये भी देख लो, आप दिख ही रहा होगा। y की पावर 0 थी, यहां कुछ नहीं है तो y की पावर 0, फिर y की पावर 1, फिर 2 है ना, कहां तक? n तक बढ़ेगी। अगली चीज, पास्कल त्रिभुज की nवीं पंक्ति में n विस्तारित द्विपद पद के गुणांक होंगे। यार ये तो मैंने तुमको बता दिया यार कि चौथी पंक्ति है, तो चौथी पंक्ति है तो पहली पंक्ति दूसरी, देखो ये पहली वाली है, ये दूसरी, 1 2 3 4, ये 0th पंक्ति है, सबसे पहले वाली 0 वाली, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, nवीं होगी तो nवें पद के उसमें प्रसार में गुणांक उसके आएंगे। ठीक, तो वो गुणांक आएंगे, वही बताया हुआ है उसने। यही 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 3 पॉइंट आप आराम से नोट कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको जो बातें बताई थी वो बातें यहां पर हमने नोट पॉइंट के फॉर्म में, नोट पॉइंट के रूप में लिख ली है। पक्की बात है सर? एकदम पक्की बात है। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर सवालों पे आएंगे। सवालों पे तो आना ही है सर, ठीक है सर। चलिए, x प्लस वाई की घात n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस होती है, n+1 होती है। क्या आप बता सकते हैं ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं, है ना। चेक कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अगर पावर 1 थी तो कितने पद आए? यहां पे 2 पद आए। पावर 2 थी तो कितने पद आए? 3 पद आए। 3 थी तो 4 पद आए। 4 होगी तो 5 पद, 5 होगी तो 6 पद, यानी कि घात अगर n होगी तो कितने पद? सर n+1 पद होंगे। ये एकदम सही पॉइंट हो गया। दूसरा, x प्लस वाई की घात n के प्रसार में प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग n के बराबर होता है। यार ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, पावर में अगर आप देखो x और y की पावर्स का एडिशन, वो आपको कितना मिलेगा? n मिलेगा, है ना। 2 होता तो 2 मिलता है, 3 होता तो 3 मिलेगा, 5 होगा तो 5 मिलेगा, और n होगा तो n मिलेगा। ठीक है यार, इसमें तो क्या ही कंफ्यूजन आएगी यार, क्या यार। थर्ड है, x प्लस वाई की घात n द्वारा नए प्रसार। अब नए प्रसार क्या है देख लेते हैं भाई। ये सबसे पहली चीज लिखी हुई है इन्होंने, ऐसा और ऐसा।
अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि क्या क्या कहानी लिखी हुई है ना। ये कहानी यहां पे अपन ने लिख दी है, लेकिन अब इसको ना हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे सब कहानी। x प्लस वाई की घात n थी, तो मैंने इसको लिखा था nc0 x की घात n y की घात 0, nc1 x की घात n माइनस 1 y की घात 1, nc2 x की घात n माइनस 2 y की घात 2, ऐसे करके सो ऑन। कहां तक जाएंगे? ये जाएंगे x की ncn x की घात 0 y की घात n। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, x प्लस वाई की घात n को लिखा जा सकता है। अच्छा, इसमें अगर मैं x की जगह y की जगह माइनस वाई रख दू, y की जगह माइनस वाई रख दू, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ये होगा x माइनस वाई की घात n, ये हो जाएगा nc0 x की घात n माइनस वाई की घात 0 प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 माइनस वाई की घात 1, nc2 x की घात n माइनस 2 माइनस वाई की घात 2, और इस प्रकार से ncn माइनस वाई की घात n x की घात 0। अगर इसे अच्छे तरीके से लिखना हो तो क्या लिखोगे? सर ये तो बहुत ही आसान है, nc0 x की घात n इंटू वाई की घात 0 प्लस माइनस nc1 x की घात n माइनस 1 y की घात 1। क्यों माइनस आया बेटा? क्योंकि माइनस y की पावर 1 और माइनस 1 की पावर ऑड नंबर माइनस ही देता है। अरे पता हो यार, इतना तो यार है। ठीक है सर, nc2 x की घात n माइनस 2, ये वापिस इवन हो गया, y स्क्वायर हो गया, ऐसे करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता रहेगा, और अंतिम में माइनस 1 की घात n इंटू ncn x की घात 0 y की घात n। क्योंकि माइनस 1 की घात n लिखना इसलिए पड़ा, मुझे नहीं पता ना n ऑड है कि इवन है। अगर मुझे पता होता तो मैं छाप देता, पर मुझे पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना यार? मुझे नहीं पता ना बेटा, अगर मुझे पता होता तो मैं छाप देता ना ऐसे का ऐसा, लेकिन मुझे पता ही नहीं तो मैंने छोड़ दिया। ठीक, माइनस 1 की घात n लिख करके, तो ये हो गया x माइनस वाई की घात n। ये अपना दूसरा पॉइंट है। सर एक और पॉइंट तो था, वो आपने बताया नहीं, क्यों छुपा लिया? कुछ नहीं छुपाएंगे, तो मैं सब बताएंगे। देखो, अगर मैंने x प्लस वाई की घात n को लिखा तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सिग्मा r बराबर 0 से n ncr x की घात n माइनस r y की घात r। अब तुम सोच तो रहे होगे कि सर ये कैसे लिख लिया? सोच रहे होगे यार, सोच तो रहे हैं सर, कैसे लिख दिए सर आप? प्लीज बताइए ना सर। अच्छा, बताते हैं। x प्लस वाई की घात n है ना बेटा, और सिग्मा r बराबर 0 से n है ncr x की घात n माइनस r और y की घात r है। ये ऐसे लिखा गया कि जब आपने पहला पद देखा, पहला पद था nc0 x की घात n और y की घात r, सॉरी y की घात 0। फिर दूसरा पद था nc1 x की घात n माइनस 1 y की घात 1। तीसरा पद था nc2 x की घात n माइनस 2 इंटू वाई की घात 2। ऐसे करके मेरे को पद मिल रहे, इसकी वैल्यूज मिल रही। अगर मैं इस 2 की जगह r समझू, मतलब जो भी पावर यहां, जो भी यहां लगा है nc के अंदर, यहां पर ncr या nc जो भी लिखा हुआ है, वही संख्या यहां से घट रही और वही पावर y की आ रही। जैसे जीरो वाली वैल्यू रखी तो nc0 x की घात n माइनस 0 y की घात 0, 1 रखा तो n माइनस 1 और y की घात 1। ये अगर r हो गया तो सिग्मा लगाने पर ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे करके सारे पद आ रहे हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे सर? याद रखेंगे। पक्का याद रखोगे ना सर? याद रखेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई? इतनी सारी कहानी सर बिल्कुल आ गई। अब अगर एक और पॉइंट, यदि x बराबर 1 और y बराबर x रखते, तो ये जो एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा 1 प्लस x की घात n। अरे x की जगह 1, y की जगह x। ये हो गया nc0 1 की पावर
n x की घात 0, nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की घात 1 प्लस nc2 1 की घात n माइनस 2 x की घात 2, ऐसे करके अंतिम में ncn 1 की घात 0 x की घात n। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस x की घात n बराबर nc0 x की घात 0, nc1 x की घात 1, nc2 x की घात 2, ऐसे करके अंतिम में ncn x की घात n। सिर्फ ये कहानी अगर मैंने लिख दी तो ये बात आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। देख लो, चेक कर सकते। अरे यार ये बहुत आसान हो गया। n1 प्लस एक्स की घात n का एक्सपेंशन, ये भी आपको आना चाहिए, इसे भी आप रट सकते हैं सीधा सीधा। nc0 x की घात 0, nc1 x की घात 1, nc2 x की घात 2। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सिग्मा r बराबर 0 से n ncr x की घात r। ये हो गया 1 प्लस एक्स की घात, ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में। खैर देखो, बेसिक जो फंडामेंटल है, जो मूलभूत रूप से प्रिंसिपल है, वो क्या है? वो सिर्फ यही है कि ये कहानी जो है कैसे आ रही है। मैंने आपको सबसे शुरुआत में बता दिया कि भाई कैसे स्टडी करी गई थी, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ होगा, और फिर हमने ये सारी चीजें बना ली। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ये देखो लिखा हुआ है समीकरण 1 में x को 1 से तथा y को x से प्रतिस्थापित करने पर ये आता है। ठीक, यानी कि हमने ये कहानी लिख दी। इसी तरीके से x को अगर आप माइनस एक्स लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होगी। ये दोनों बात मैंने बता दी। तीसरा पॉइंट लिखा है निम्न परिणाम को भी याद रखें भैया। 1 प्लस एक्स की घात n और 1 माइनस एक्स की घात n बराबर 2 इंटू nc0, ऐसा करके लिखा हुआ है कुछ। यार ये असल में अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना। 1 प्लस एक्स की घात n जो है वो लिखा है nc0 x की घात 0, nc1 x की घात 1, nc2 x की घात 2, ऐसे करते करते ncn x की घात। और अगर मैं 1 माइनस एक्स की घात n निकालूं, x की जगह माइनस एक्स रख दूं, तो यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहां चेंज आएगा। जी सर, यहां भी कोई इवन पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, अंतिम में यहां आ जाएगा माइनस 1 की घात n ncn इंटू एक्स की घात। और अब अगर मैं इसे जोड़ता हूं, ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसे जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो यही वाली चीज आ जाएगी। 1 प्लस एक्स की घात n प्लस 1 माइनस एक्स की घात n बराबर, ये देखो ये 2 दफे हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऐसे करके यहां पे प्लस की जगह मैं माइनस लिख लेता हूं। अब ठीक है, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये यहां पे माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, ये वापस कैंसिल हो गया। इस तरीके से 2 टाइम्स आ जाएगा। nc0 x की घात 0, nc2 x की घात 2, nc4 x की घात 4, ऐसे करके चलता चला जाएगा कर्व। और अगर मैंने इसे घटा दिया 1 प्लस एक्स की घात n माइनस 1 माइनस एक्स की घात n, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 2 टाइम्स nc1 x की घात 1 प्लस nc3 x की घात 3, nc5 x की घात 5, ऐसे करके आ जाएगा। आपको जोड़ने पर और घटाने पर क्या हो रहा है, ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों चीजें ऐसे समझ में आ रहे हैं। 2 टाइम्स 2 टाइम्स, देख लो यहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर भी यही हो रहा है। एक और नोट पॉइंट लिखा है, 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में गत का गुणांक पद का मतलब में x की घात r का गुणांक ncr होता है। फिलहाल इसे याद रखेंगे अभी तो, कि x की घात r का गुणांक x ncr होगा, मतलब x की घात 2 का गुणांक बोलूं तो nc2, 3 का गुणांक बोलूं तो nc3, ऐसा हो। ये क्यों होता है, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में nc0 x0, nc1 x1, nc2 x2 होता है। उसी तरीके से ncr x की घात r, तो उसका गुणांक ncr आता है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ और चीजें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाइनोमियल में, इसमें महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है व्यापक पद, जनरल टर्म।
ठीक, फिर मिडिल टर्म भी देखेंगे। पहले हम जनरल टर्म देख लेते हैं, व्यापक पद क्या होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखो x प्लस वाई की पावर n निकालो, क्या लिखते थे आप? सर हम लिखते थे nc0 x की घात 0 y की घात x की घात n y की घात 0, nc1 x की घात n माइनस 1 y की घात 1, ऐसे करके। अगर आप कायदे से देखें तो अगर मैं ये लिख दूं ऐसा, ncr x की घात n माइनस r इंटू वाई की घात, अब r की जगह अगर मैंने 0 डाल दिया, r की जगह 0 डाला तो मुझे t1 मिल गया, r की जगह 1 डाला तो मुझे t2 मिल गया, r की जगह 2 डाला तो t3 मिल गया। ध्यान से देखो बेटा, 1 0 पे 1 में पहला पद, 1 पे दूसरा पद, 2 पे तीसरा पद, तीसरा पद भी लिख लेते हैं nc2 x की घात n माइनस 2 y की घात। इसका मतलब यह हो रहा है कि ये पद tr ना होके tr प्लस 1 लिखा जाता है। इसे बेटा रट लेंगे प्लीज, ठीक है? tr प्लस 1 लिखा जाता है, r की वैल्यू 0 से n तक चलेगी, तभी आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और n प्लस 1वां पद। n प्लस 1वां क्यों? क्योंकि टोटल पद n प्लस 1 होते हैं। टोटल पद कितने होते हैं सर? n प्लस 1 होते हैं, इसलिए टोटल पद n प्लस 1 होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो अब आगे से याद रखेंगे कि व्यापक पद, जनरल पद जो आता है वो tr प्लस 1 आता है, जहां अब r को जो पद निकालना है उससे एक कम वैल्यू डाल दो। सर tr क्यों नहीं लिखते? बड़ा अजीब लग रहा है यार। अजीब तो तब लगेगा जब यहां ncr माइनस 1 लिखा जाएगा, वो देखने में अजीब लगता है। अच्छा खासा दिखने के लिए ncr वाली वैल्यू लिख दी गई है ना? आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है सर? आगे बढ़ जाइए प्लीज सर, सवाल कराइए। चलिए सवाल कर, इसका एक्सपेंशन लिखना है, चलिए लिखते हैं। लिखे? यस, इस क्वेश्चन में इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा है बेटा इसका एक्सपेंशन। तो सबसे पहले 6c0, अच्छा जो पद x वाला है उसको x की तरह और उसको y की तरह ट्रीट करेंगे, ये x की तरह और ये y की तरह। 6c0 पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 0, फिर 6c2 पहले, 6c1 पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 1, फिर 6c2 पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 2, 6c3 पहले वाले का 3, दूसरे का भी 3, इसके बाद 6c4 पहले वाले का 2, दूसरे वाले का 4, 6c5 पहले वाले का 6 माइनस 5 1 और दूसरे वाले का 5, और आखिरी में 6c6 पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 6। अब इसको खोलते हैं, ये वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर लोगे। 6c0 1 होता है तो ये हो गया x की घात 6, ये खत्म, बनोगे प्लस 6c1 6 हो गया, x की घात 5 और 1 कट गया तो x की घात 4 आ गया। 6c2 15 होता है, जरा 6c2 निकाल लेते हैं, देख लो भाई 6c2 यहां निकाल लेता हूं। 6c2 का मतलब क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 बटा 2, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो ये 3 हो गया, 6c2 15 हो गया, तो क्या 15 x की घात 2 प्लस 6c3 निकालो। 6c3 कितना होगा? 6c3 यहां पे लिख लेते हैं। 6c3 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये कैंसिल कर दो, 6 से 6 गया 20 आ गया, तो क्या 20। अच्छा ये खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। अच्छा यहां पे देखो 6c4 वापस 6c2 लिख सकते हैं, NCR बराबर NCN माइनस आर। अरे पढ़ाया था परमिटेशन में NCR बराबर NCN माइनस आर, तो ये हो गया 6c2, यानी कि वापस 15 हो गया, तो 15/x², क्योंकि ये देखो कैंसिल होगा, ऐसा आ जाएगा। अगला वाला x की घात 4 आएगा, यानी कि 6/x की घात 4
प्लस लास्ट वाला 1/x की घात 6। ये मेरा आंसर होगा, ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसका, ये पूरा एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है सर। इसको भी ऐसे रंग दो, इसको क्यों छोड़ दिया, लो रंग दिया। अब ठीक है, अब ठीक है ना यार। अब ये एक्सपेंशन हो गया, आपको अगर एक्सपेंशन लिखने को बोलेगा तो लिख देंगे ठीक है। x की घात 6 1/x की घात 6, 6x की घात 4 6/x की घात 4, 15x स्क्वायर 15/x स्क्वायर और 20। यहां से ना एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चली है मुझे, अगर सोच सको तो देखते हैं, सोचे। यस सर, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गौर करा हो किसी ने, मैं कह रहा हूं एनसीआर को आपको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम कब होगा, कब होगा, कब देखते हैं। अभी आपने 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6 निकाला। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 20, इसकी वापस 15, इसकी 6, इसकी वापस 1। अधिकतम तो यार ये आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। जरा एक काम करते हैं और 5C0 बोलो 1 हो गया, 5C2 बोलो 10 हो गया, 5C3 बोलो ये वापस 10 हो जाता, 5C4 बोलो 5 हो जाता, 1 लिखा ही नहीं मैंने, 5C1 ये हो गया 5, 5C2 10, 5C3 वापस 10, 5C4 5 और 5C5 ये वापस 1। यहां पे मैक्सिमम ये दोनों मिल रहे हैं। ऑड और इवन नंबर n होने पर अलग अलग केस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एनसीआर को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो दो केस आएंगे। जब n इवन होगा, n इज इक्वल टू इवन, इवन बोले तो सम संख्या होगी तो NC(n/2) ये मैक्सिमम होगा, ठीक। और जब n ऑड संख्या होगी तो NC, तो R बराबर n+1/2 और R बराबर n-1/2, दोनों पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। चेक कर लो, 5 में 5 और 1 6, 6/2 3 हो गया, 5 - 1 4, 4/2 3 हो गया। यहां पे भी मैक्सिमम मिलेगा, यहां पे भी मैक्सिमम मिलेगा, मतलब यहां पे दोनों पे सेम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब n क्या होगा, ऑड होगा, और जब n इवन होगा तो डायरेक्टली उसके आधे पर आपको NCR मैक्सिमम मिल जाएगा। ये बात मैंने यहां से आपको दिखा दी, ठीक है। आप 8 लोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा, 4 लोगे तो भी आपको समझ आएगा। 4C2 6 होता है, वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि 4C1 4 ही होगा, 4C3 4 होगा, और 4C0 तो 1 हो गया, 4C4 भी 1 हो गया, इसलिए ऐसा होता। इसे याद रख लेंगे, इसे लर्न कर लेंगे, ठीक है, इसे याद रखें। कभी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो हम आराम से बता सकें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होता है। ये मैंने यहां से एक्चुअली इसलिए बता दिया कि यहां से क्या देखने में आसान पड़ रहा है आपको, तो ये मैक्सिमम कोएफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है, बाइनोमियल गुणांक। चलिए अगला सवाल बोल रहा है इस पद में T7 निकालना है। क्या दिक्कत है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आप तो जान दो T7 का मतलब TR+1 लिख लो सबसे पहले। जब भी आप किसी पद को निकालना, कोई भी पद निकालना, T7 T8 T10 जो भी है, वैसे तो इसमें 9 1 10 ही पद आ पाएंगे, तो T12 15 पूछेगा तो वैसे ही नहीं आएगा, पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो TR+1 निकालना है तो क्या करोगे सर, 9CR पूरा 4x/5 उठाएंगे बेटा, कभी भी आप आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, समझे। ये नहीं कि केवल x उठा लिया, गधा हो क्या यार, 4/5 भी उठाना पड़ेगा बच्चे। 4/5 उठा लिया तो 4/5 की पावर 9 - R इंटू ये पूरा साइन के साथ उठाना है। आप
ऐसा कभी मत कीजिएगा कि बिना चिन्ह के उठा लिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, पर गलत फहमी मत पालिए, समझे? यस सर। तो 4x/5 की पावर 9 माइनस r माइनस 5/2x की पावर r, ठीक। पूरा पूरा उठाना है साथ में, ठीक है, चिन्ह के साथ उठाना है, ठीक जी सर। अब ये tr+1 हो गया, अपने को t7 चाहिए। t7 बोले तो r बराबर 6 रख देते, तो t7 आ जाएगा, वो हो गया 9c6 इंटू 4x/5 की घात 9 माइनस 6 इंटू माइनस 5/2x की घात 6। अब 9c6 निकाल लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना हो गया? ये हो गया 4, 9 माइनस 6 3 हो गया, तो 4/5 का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब और माइनस 5/2 पावर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 की घात 6 इंटू 1/x की घात 6। बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा होगा? ये आ रहा है। अच्छा, इसको और छोटा कर देते, 3 इंटू 2 लिख देते हैं, 3 से 3 चला गया और 2 से ये चला गया तो 4 हो गया, 4 7 4 जा 28 या 4 3 जा 12, 12 7 84, 84 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया 84 इंटू 4 की घात 3 बटा 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 6 अपॉन 2 की घात 6 इंटू और क्या है भाई 1/x की घात 3 बटा 1/x क्यूब आ गया। अब देख लो यार क्या आ रहा होगा, कैंसिल वैंसिल करके ये तो खत्म हो गया, ये 5 की घात 3 बच गया, ये पूरा पूरा खत्म हो गया, तो 84 इंटू 125 बटा x क्यूब। ये आंसर आ रहा है। अब कतई गंदा सा आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा यार, तुम भी मजबूर मैं भी मजबूर, ना तुम्हारा कसूर ना मेरा कसूर, क्या करें हुजूर है। ठीक है, सॉल्व कर ले। यस सर, सॉल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल तो सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने से आंसर मेरे को t7 की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो गई, मिल गई। r का मान 6 रख दिया उठा के। देखो कुछ करना नहीं है, जो सवाल में बोले इज्जत के साथ वो काम कर दीजिए, आपका आंसर बड़े प्यार से बड़े आराम से इत्मीनान से आ जाता है, अनलेस एंड अनटिल सवाल में कुछ ऐसी चीजें दी गई हो जहां पे आपको ज्यादा दिमाग खर्च करना। फिलहाल बाइनोमियल में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अजीब सा आएगा नहीं, नॉर्मल जो चीज बोली गई है वो हमने रख दी, वैल्यू हमें मिल गई, प्राप्त हो गई। पक्का सर, एकदम पक्का, जान दो आगे। ठीक है भाई, देखो आगे ले आए। अब यार ये कोई कहानी लिखी है इन्होंने, ये क्या कहानी है? पता नहीं सर क्या है ये, इसका आंसर पूछा है आपसे, क्या लिखा है सोच सकते हैं क्या? इस चीज के बारे में ध्यान से दें। 10CR, थोड़ी देर के लिए 2 की जगह x ले लेता हूं और 3 की जगह y ले लेता हूं। यार ये क्या लिखा है? और इस पे सिग्मा भी लगा हुआ है। r की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जा रही है, 0 से 10 तक जा रही है। ये तो शायद x प्लस वाई की घात 10 का एक्सपेंशन लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। सर बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। आपकी नजरों का खेल है केवल ये, ठीक है। आप आराम से एकदम दिमाग लगा के फट से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, अच्छा अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये इसका एक्सपेंशन लिखा है, इसका मतलब यदि मैं x को 2 रख दूं और y को 3 रख दूं तो ये आंसर मुझे मिलने वाला है 2 + 3 की घात 10, यानी कि 5 की पावर 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसकी कहानी खत्म। आप नजरों से पढ़िए इसको, मुस्कुरा के देखिए, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, अपने आप कहेगा देखो मैं सॉल्व हो जाऊंगा, हो ही जाएगा यार। और कहां जाएगा ये है, कहां जाएगा? अच्छा, ये सवाल भी हूबहू वैसा ही नजर आ रहा है सर, लेकिन वहां पे 71 लिखा है। 71 नहीं है, ये 21 है, 21। बच्चा फंस गया। सर ये तो बड़ा अजीब सा हो गया सर, इस बार क्या हो? अब की बार तो 20 लिखा ही नहीं, अब की बार तो 21 लिखा हो। सही बोल रहे हो यार तुम,
बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो एक काम करते हैं, इसको छेड़ देते हैं। सर छेड़ दीजिए। ये लिखा है 20CR 2 की घात, मैंने लिखा 20 + 1 - R इंटू 3 की घात। क्या आप में से किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 20CR इंटू 2 की घात 20 - R इंटू 3 की घात R। ये 2 बाहर चला जाएगा सिग्मा के। बोलो हाँ या ना? सर एकदम चला जाएगा, जान दो। 2 टाइम्स सिग्मा R बराबर 0 से 20CR 2 की घात 20 - R इंटू 3 की घात R। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब तो ये सब देखो, इनकी पावर का योग 20 आ रहा है, 20CR है, यानी कि ये 2 + 3 का पावर 20 लिखा हुआ है और बाहर 2 चिपका हुआ है। इसका मतलब 2 × 5 की घात 20 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। 21 है ना? करेक्ट, समझ में आया? एकदम आ गया सर। आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये वाला सवाल कैसे होगा? इसका आंसर क्या है? या तो एक ही पद है या दूसरा पद है ही नहीं है। अब फैल गए सर। अच्छा ये बताओ 1 + x की घात n का एक्सपेंशन क्या होता है? समेशन r बराबर 0 से n NC R x की घात r होता है ना? अरे होता है नहीं होता सर? होता है। 15CR 2 की घात r, यानी कि x की जगह 2 रखने पर 3 की घात 15 और n की जगह 15 रखने पर सिग्मा r बराबर 0 से 15 NC 15CR 2 की घात r। इसका आंसर 3 की घात 15 आ गया। दिख रहा है? इजी है ना? सर ये तो बहुत ही आसान है, ये क्या करवा रहे हो सर? ये तो बहुत ही इजी, एक बार देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। रुको जरा, सब्र करो, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलेंगे यार आगे। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, सवाल होता है कैसा कैसा। देखो इधर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि n ज्ञात करना है जब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में शुरुआत से 7वीं पद और अंतिम से 7वीं पद का जो अनुपात है वो 1/6। अब ऐसे सवालों को कैसे डील करना है? जब शुरू की बात की जाए और अंत की बात की जाए, तो मैं अंतिम से 7वां पद लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा? मैं इस बाइनोमियल को उल्टा कर दूंगा, x और y को बदल दूंगा। जैसे ही x और y को बदलूंगा तो अंतिम से पद शुरू हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी बात को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो जरा एक बार इस एक्सपेंशन को देखते हैं। कहां गया? ये रहा। प्रथम से पहला दूसरा पद, ठीक है। अंतिम से दूसरा पद ऐसा है, अंतिम वाला पद मतलब y पहले आ जाएगा, n बाद में आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसा समझ रहे हो कि सर एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, रुको तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कहां गया सवाल? रुक जाओ, है ना, जरा एक बार ना एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। जैसे अगर आपने x + y की घात n लिखा हो तो क्या आता? NC0 x की घात n - 0, या फिर डायरेक्टली n लिख दो, y की घात 0। NC1 x की घात n - 1 y की घात 1। NCn x की घात 0 y की घात n। ये अंतिम से पहला पद है, ये शुरू से पहला पद है। अगर मैं इसे उल्टा कर देता तो क्या होता? तो होता है NC0 y की घात n प्लस NC1 x की घात y की घात n - 1 इंटू x की घात 1, ऐसे करके। ये अंत से पहला पद होगा। समझ तो नहीं आया हो? नहीं सर, ठीक है, रुको वेट। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे रिफ्लेक्शन वाली, मिरर वाली। क्या होगा? ये NC0 को NCn लिख दे तो क्या ये पद पहला पद नहीं बनेगा अंतिम से? इसको NCn - 1 लिख दूं, अरे NCR = NCn - R, NC1 को NCn - 1 लिख दिया तो क्या दूसरा पद नहीं बनेगा अंतिम से? यही करना है।
मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनना इस सवाल में, ठीक है। अब इस सवाल में T7 शुरुआत से, तो पहले तो हम इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं Tr+1 इसके लिए, ठीक। वो क्या होगा, वो होगा NCr 2 की घात 1/3 इस पूरे की पावर n-r इंटू 3 की घात -1/3 की पावर r। करेक्ट, करेक्ट, सही है, एकदम सही है सर, एकदम बिल्कुल सही, ये हो, ठीक। तो अगर मुझे r की जगह 6 ले लिया तो T7 मिल जाएगा, वो कितना मिला T7, ये शुरुआत से, शुरुआत से वो कितना मिला सर, वो मिला NC7 2 की घात 1/3 इस होल का पावर n-7 इंटू 3 की पावर -1/3 की घात 6 ना, NC6 6 डाला है आपने सब, NC6, अच्छी बात है, गुड, ठीक है यहां तक। अब हमने क्या किया, 3 की पावर -1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 को हमने क्या किया, अलग कर लिया, उल्टा लिख दिया। अब हमने इसका Tr+1 लिखा, वो हो गया NCr 3 की घात -1/3 की पावर n-r इंटू 2 की घात 1/3 का पावर r। T7 अंत से, T7 अंत से, एंडिंग से, यहां पे r की जगह 6 डाल दो, r की जगह 6 डाला, क्या मिला T7 बेटा, वो मिला वापस NC6 3 की पावर -1/3 इसकी घात n-6 इंटू 2 की घात 1/3 होल पावर 6। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। मैंने अभी देखो कुछ भी नहीं किया है, सवाल में जो कुछ दिया हुआ था वो कुछ छाप दिया है केवल बोर्ड पे। उसने बोला शुरुआत से, मैंने बोला शुरुआत से, उसने बोला अंत से, मैंने बोला अंत से, ठीक। शुरुआत कर दी, खत्म हो गया, अंत वाला भी खत्म हो गया। अब आपको दोनों का डिवाइड करना है और 1/6 आता है, बस सवाल हो जाए। तो 1/2 बराबर 1/6, चलिए 1/2 लिख लेते हैं, NC6 इंटू 2 की घात 1/3 होल पावर n-6 इंटू 3 की घात -1/3 पावर 6 डिवाइडेड बाई NC6 3 की पावर -1/3 होल पावर n-6 2 की घात 1/3 होल पावर 6 बराबर 1/6। सही है बेटा, सही है ना, ये तो खत्म हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब जरा 2 की पावर लिख लेते हैं, 2 की पावर जो 1/3 है ना, उसको इज्जत से लिख लेते हैं, n-6 6 कम हो जाएगा, और यहां जो लिखा है 3 की पावर, और डिनोमिनेटर में भी हम लिख लेते हैं 3 की पावर -1/3 उसकी पावर n-6 बराबर 1/6। कंफ्यूज हो सर, है थोड़ा थोड़ा है, गधा हो क्या यार। देखो अगर ये हिस्सा मान लो x है, ये y है, तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा ना बच्चे, n-6 में से 6 कम हो जाएगा ना, ये पावर कम हो जाएगी इसके साथ। अरे मान लो ये x होता, ये ऐसा लिखा ना, a की घात n-6 बटा a की घात 6, तो ये 6 कम हो जाएगा, अरे n-6 हो जाएगा, ऐसा ही लिखा है, यहां भी ऐसा ही लिखा है, ये पावर नीचे ले गया तो ये कम हो गई। अब और देखते हैं आगे, अब क्या हुआ, अब हुआ ये 2 की घात 1/3 बटे 3 की घात -1/3 होल पावर n-12 बराबर 1/6। सही है क्या? अरे यार ये n-12 है, ये n-12 है, दोनों को एक साथ लिख दिया n-12। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो कितना होगा, 2 की घात 1/3 इंटू 3 की घात 1/3, क्योंकि माइनस पावर लगी हुई है तो ये n-12 हो गया, ये 1/6 हो गया। बोला हाँ या ना? यस सर। अच्छा 3 और 2 कितना होता है सर? 3 और 2 होता है 6, 6 की घात 1/3 n-12 बराबर 1/6।
6 की घात n-12 बटे 3 बराबर 6 की घात -1। बोलो हाँ या ना। अरे ये 6 की घात -1 आएगा यार, आएगा ना यार 6 की घात -1। इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। जी हाँ सर, इसका मतलब n-12/3 बराबर -1, यानी कि n-12 बराबर -3, n बराबर 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा, n का मान 9 आ जाएगा। अब जनता क्या है, जनता बोलेगी सर मैं देखो ऐसे भी कर सकता था, इसको 3 की पावर -1/3 को 1/3 लिख देता, 1/3 मतलब 3 की पावर 1/3, और अब मैं इसका एलसीएम ले लेता और वो एक पद बाहर निकाल लेता। रुको समझाता हूं, थांबा, वेट, पहले ये समझ में आ गया ना, ये तरीका समझ में आ गया कि ऐसे कर लिया, ठीक है। अरे ऐसे कर लिया यार, आपने T7 शुरुआत से लिखा, T7 अंत से लिखा, काम हो गया आपका, ठीक है। यहां से अपना आंसर आ गया, डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वैल्यू एडजस्ट करी, आंसर आ गया। अब एक बच्चा जो है ना वो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेगा। चलो दिमाग लगाने की कोशिश तो बिल्कुल सही है, मैं भी लगाता हूं। मान लो बच्चे ने बोला कि सर मैं ऐसे कर दूं तो क्या दिक्कत है, 2 की घात 1/3 है, 3 की घात -1/3 है, और यहां पे लिखा है n। मैंने इसको ऐसा लिखा, 2 की घात 1/3 को तो रहने दिया और इसको लिख दिया 1/3 की घात 1/3, और अब एलसीएम ले लिया। ये हो गया 6 की घात 1/3 प्लस 1, इसकी घात n, और यहां लिख दिया 3 की घात 1/3 या n/3 डायरेक्टली डाल दो, डिवाइडेड बाई 3 की घात n/3। ये सही। यहां पे क्या होगा, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, मान लो ये कोई नंबर, अपने को सिर्फ इससे दिक्कत है, ये वाली पद अगर मैं निकालूं, क्योंकि मुझे दोनों पदों का अनुपात पूछा है। आप मेरी बात समझो ध्यान से, n की कोई वैल्यू होगी ना, 10, 20, 30, 40 जो भी हो, तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा, ये अचर आएगा, ये क्या आएगा, एक अचर आएगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसे लैम्डा ट्रीट कर लो, 1/, पूरे को लैम्डा लिख लिया, क्योंकि लैम्डा टाइम्स 6 की घात 1/3 प्लस 1 इसकी घात। अब ये तो x प्लस 1 की पावर n के फॉर्म में आ गया, इसका T7 अगर मैं लिखूं स्टार्टिंग से तो क्या होगा, NC6 इसकी घात 6 की पावर 1/3 की पावर n-6 इंटू 1 की घात 6, और उसके साथ लैम्डा आ जाएगा, आएगा ना, अरे आएगा ना लैम्डा, आएगा सर। और अगर इसे उल्टा कर दूं मतलब लैम्डा इंटू 1 प्लस 6 की घात 1/3 इसकी घात n कर दूं, अब T7 लिखूं एंड से, तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स NC6 1 का पावर 6n-6 और इसका पावर, ठीक है। अब आप इसे और इसे डिवाइड करेंगे, पहला और दूसरा, तो आपको डायरेक्टली NC6 लैम्डा कट जाएगा, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, 6 की पावर n-12/3 आ जाएगा, वापस -1 आ जाएगा, आंसर। ऐसे भी आप कर सकते थे। आप देखो यार होता क्या है ना, जैसा आप दिमाग लगाना चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे चमक गया, हो सकता है कुछ लोगों को पहले वाले तरीके से। पहला वाला तरीका एक्चुअली स्टैंडर्ड है, एवरेज, अगर अपन दिमाग से एवरेजली काम करें तो वो पहला वाला तरीका स्टैंडर्ड मेथड है, वहां से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या था, बच्चा एकदम से दिमाग लगाता है, बोले सर ऐसे कर लो तो थोड़ा आसान, मतलब अच्छा सा दिखेगा, सुंदर सा दिखेगा, वो सब बाद में क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती ना हो, क्योंकि यहां पे गलती होने के चांसेस होते, तो इधर गलती ना हो, इससे बेटर हम पहले हम उसको 6 के फॉर्म में बना लेते हैं और बाद में सॉल्व कर लेते। वो अब आपकी देखो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत इच्छा है बेटा, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मेरा जो काम क्या है, मैंने आपको तरीका बताया है, दोनों तरीके बता दिए, पहले वाले से भी कर सकते हो, दूसरे वाले से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। दिख रहा है थोड़ा सा सवाल लेंदी होते हैं बाइनोमियल के, बस मेहनत वाले होते हैं सवाल, थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है,
है ना। ये बस एक यही ड्रॉबैक है इस चैप्टर का, तो क्या मेहनत वाले सवाल होते हैं, बाकी तो सभी ठीक है। आगे बढ़ जाए सर, एकदम बढ़ जाइए। तो यहां तक आपको दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है जी सर। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x प्लस वाई की घात n के प्रसार में t6, t7 और t8 112, 7 और 1/4 हो यदि, है ना, ऐसा हो तो x, y और n का वैल्यू पूछे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसा ही, मतलब बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसा पहले करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। शुरू करते हैं। आप सबसे पहले tr+1 लिख लो इसका, वो क्या आएगा NCR, NCN की जगह तो चलो NCR x की घात n-r इंटू y की घात r। अच्छा, आपको T6 निकालना है। T6 बोले तो r की जगह रख देना है 5, तो T6 का मान आएगा NC6 x की घात n-6, n-5 रखना, NC5 x की घात n-5, y की घात 5। r की जगह आपने क्या रखा, आपने r की जगह 5 रख दिया, तो T6 आ गया NC5 x की घात n-5, y की घात 5। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है 112। अच्छी बात। और T7 मतलब r की जगह 6, यानी कि T7 बोले तो NC6 x की घात n-6, y की घात 6, ये हो गया 7। ठीक है। और T8 निकालना है। T8 मतलब r की जगह 7, मतलब T8 का वैल्यू आ गया NC7 x की घात n-7 इंटू y की घात 7 बराबर 1/4। ये 3 समीकरण दिए हैं, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लेके आना है। सर क्या किया जाए इसमें, अब तुम बताओ यार, क्या कर सकते हैं। मेरे को वैल्यू चाहिए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, यहां से आंसर चाहिए। क्या किया जाए, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। अच्छा, पहले और दूसरे को डिवाइड करते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 2/1 कर दो, 1/2 कर दो, 1/2 कर दिया, तो क्या मिला आपको सर, 1/2 किया तो NC5 बटा NC6 इंटू x की घात n-5, y की घात 5 डिवाइडेड बाई x की घात n-6, y की घात 6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 112/7। 112/7 को अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा यार, 7 1 जा 7, 7 छक 42, 16। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 छक 42 हो गए तो 16 हो गए। और यहां से ये कैंसिल हुआ तो NC5 को NC5 रहने दो, NC6 को NC6 रहने दो। अभी इसको छेड़ते नहीं है, बाद में देखेंगे। NC6 ये हो गया x की घात, देखो n-5 n-6, यानी कि x की घात 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई y की घात 1, ये हो गया 16, यानी कि x बाई y की वैल्यू आ गई 16 इंटू NC6 बटा NC5। ये मेरे को मिल गया तीसरा समीकरण, थर्ड। क्या किसी को कोई तकलीफ है, बड़े आराम से यार मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर, देखो ना यार, ये x ऊपर चला जाएगा, n-5 में से n-6 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अरे माइनस कर लेना, -5 + 6 तो 1 आ गया, यहां पे y कट गया तो y 1 आ गया, यहां पे 16 हो गया। चलो अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं, ये 1/4 है, इन दोनों का भी डिवाइड लगा दे, 2 और 3 का। जी सर, 2 और 3 का भी डिवाइड लगा दीजिए, 2/3। आप 1/3 का भी लगा सकते हो, पर उस केस में x/y का होल स्क्वायर मिले, वो क्या है, वैसा हमें करना नहीं है, हमें डायरेक्टली यहां से देखना है, शायद यहां से कभी काम बन जाए। तो 2/3 करा तो NC7 x की घात 7 है ना, NC6 x की घात n-6, y की घात 6 डिवाइडेड बाई NC7 x की घात n-7, y की घात 7 बराबर कितना आ रहा है यार, ये आ रहा है 7 डिवाइडेड बाई 1/4। 7 चौक 28 होता है 28। ठीक है, 28 हो गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा NC6 अपॉन
NC6 अपॉन NC7 x की घात n-6 इंटू y की घात 6 और n-7 y की घात 7, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई NC6 अपॉन NC7। और वापिस अगर आप देखें तो ये x बाई वाई ही होने वाला है। पक्की बात है ना सर? एकदम पक्की बात है, ये x बाई वाई ही होगा। एक y तो खत्म हो गया, एक x ऊपर चला गया। अच्छा तो वापिस x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 28 इंटू NC7 डिवाइडेड बाई NC6। ये आ गया चौथा समीकरण, फोर्थ नहीं फिफ्थ समीकरण। इसको 4 बोलेंगे, 3 नहीं होगा, इसको 4 बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली यार डिवाइड करा है बस, और कुछ काम ही नहीं किया। यहां भी x बाई वाई, वहां भी x बाई वाई, दोनों को बराबर कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। करके देखें, करते हैं। चलिए तो 4 और 5 से क्या हुआ? 4 और 5 से, 4 और 5 से हमें मिल गया, यहां पे क्या है 16 NC6 अपॉन NC5, 16 इंटू NC6 अपॉन NC5 बराबर 28 इंटू 28 इंटू NC7 अपॉन NC6, NC7 अपॉन NC6। चलिए अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 हो गया, 4 4 जा 16, 4 इंटू 7 हो गया ये। अच्छा 4 इंटू ये NC6 कितना होगा बेटा? n फैक्टोरियल बटा n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। करेक्ट? यस सर, पक्की बात है, ऐसा ही होगा। अच्छा और नीचे क्या आएगा? नीचे वापिस आएगा n फैक्टोरियल बटा n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, ये हिस्सा ऊपर, ये हिस्सा नीचे आ गया। देखते हैं अभी, यहां पे आ गया 7 n फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बटा n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यार ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बनता है। देखो मैं बोल रहा ना आपको, क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी होते हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है। बाइनोमियल में कोई चीज टफ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं बस। तो ये हो गया 4 इंटू n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यार ये 5 फैक्टोरियल ऐसे कैंसिल हुआ, n-5 n-6। एक मिनट, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया 7 इंटू n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। यार ये 7 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल हो गया, 7 बच गया, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अच्छा अभी n-5 और n-6 को कैंसिल नहीं करा मैंने, देख क्यों नहीं करा। 4 इंटू ये n-5 इंटू एक कम किया तो n-6 फैक्टोरियल आ गया। यस सर, नीचे भी n-6 फैक्टोरियल है और यहां पे 6 बचाओ, ये पूरा कैंसिल हो गया। यही चीज मैंने ऊपर भी करी, 7 इंटू n-6 इंटू n-7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 इंटू n-7 फैक्टोरियल। ये पूरा उड़ गया, ये 7 से 7 भी चला गया। अब क्या बचता है जिंदा सर? यहां पे बचता है 4/6 और ऊपर क्या बचा? 7 7 कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है ऐसा। तो यहां पे आ गया 4n माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 6n माइनस 6 6 जा 36। तो यहां से आ गया 2n इज इक्वल टू 16, यानी कि n इज इक्वल टू 8। n की वैल्यू 8 आ गई। कैलकुलेट करा है, 36 में से 20 गया तो कितना आया बेटा? सर 16 आया। और 6n में से 4n गया, 2n आ गया, तो n बराबर 8 आ गया। आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे, यहां 2 लिख सकते थे, यहां पे 3 लिख सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता। n की वैल्यू 8 ही निकल के आएगी। ठीक, अब अगर n आ गया तो x और y निकालने में क्या तकलीफ है? यहां पे रख दिया n की वैल्यू 8, कैलकुलेट कर लिया x अपॉन y। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण तीनों यूज करे तो x की वैल्यू अपनी क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू तो 8 आ गई। ठीक है, हम आंसर लिख देते हैं। x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 1/2 आएगी, n की वैल्यू 8 आएगी। सर ये कैसे आई बस ये बता दो।
यार ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं बार बार। जैसे n8 आ गया, n8 आया तो उठा के आपने क्या किया, यहां रख दिया, तो x अपॉन वाई मिल गया, ठीक, ये यहां रख दिया, और उसके बाद x की वैल्यू y के पदों में उठा के पहले वाले फॉर्मूले में रख दी। पहले वाले मतलब यहां रख दी, यहां रख, x अपॉन वाई मिला तो x की वैल्यू y के टर्म्स में यहां रख दो। यहां जैसे ही रखोगे वैसे ही आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद x की वैल्यू मिल गई तो x अपॉन वाई पता ही है, y की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। मेजर काम क्या था, आपको डिवाइड करके सबसे पहले n निकालना है। जैसे ही डिवाइड किया n की वैल्यू आपको अपने आप निकल के आ गई, पर उसके लिए आपको फैक्टोरियल का नॉलेज जरूरी, फैक्टोरियल का नॉलेज बहुत जरूरी है, आना चाहिए, तभी आपका आंसर आ पाए। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में भी है। अगर मान लो आपको कभी ऐसा पूछे, जेईई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी आपको ऐसा बोले ये एपी में, तो कोई रिलेशन पूछेगा कि भाई इसके बीच में रिश्ता क्या है, तो वो रिश्ता निकाल लेना। यही काम करना होगा बार बार, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, यही काम बार बार करना होगा। अब वो बोले इनके गुणांकों के बीच का रिश्ता, भाई इसका गुणांक ये है, इसका गुणांक ये है, इसका गुणांक ये है, बोले ये एपी में है, या इस तरीके से कुछ और भाषा बोल दे, तो फिर वहां से एन की वैल्यू अलग आएगी। ऐसे आपको वैल्यूज दे सकता है, ऐसी आंसर्स, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अगला आता है एक्स से स्वतंत्र पद या एक्स की घात m का गुणांक। ये इसके ऊपर आपको जेईई जो है खूब सवाल पूछता है, क्योंकि उनको इससे मोहब्बत है, पता नहीं क्यों, पर है ना, वो आपको खूब सवाल पूछेगा इसके ऊपर। अगर मान लो कोई भी x प्लस, मान लो कुछ भी लिखा है, x प्लस वाई ऐसा करके कुछ लिखा है, या मान लो चलो मैं एक x केवल x में ही लेता हूं, x प्लस 5/x ऐसा करके कुछ पूछा है, इसकी पावर n। तो इसमें अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो क्या आएगा, tr प्लस 1 क्या आएगा, ध्यान से देखना, वो आएगा ncr x की घात n माइनस r 5/x की घात, करेक्ट है, ऐसे ही होगा। भाई पहला वाला पद उठाया, दूसरा वाला पद उठाया। अच्छा और अच्छे से देखें तो NCR इंटू 5 की x की घात n माइनस r इंटू 5 की घात r, करेक्ट। बेटा एक r यहां पे था नीचे, वो ऊपर चला गया तो माइनस r हो गया, यानी कि ये हो गया x की घात n माइनस r, n माइनस 2r, और यहां हो गया 5 की घात r, और ये हो गया NCR। अगर आप ध्यान से देखें और आराम से समझें इस बात को, तो ये मेरे को x की पावर दे रहा है। अब आपको बोले ये पावर 10 है तो n माइनस 2r को 10 के इक्वेट कर देना, ये पावर 20 है तो n माइनस 2r को 20 के इक्वेट कर देना। बोले कि x से स्वतंत्र है, x से स्वतंत्र मतलब होता है x की घात 0, x आए ही ना उसमें, तो n माइनस 2r को 0 रख दो तो n की वैल्यू 2r आ गई। या n की वैल्यू अगर 10 होती, मान लो लेटस से कि n की वैल्यू 10 है, मान लिया है ना, ये मैंने मान लिया, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक, तो 10 माइनस 2r की वैल्यू 0 हो जाए तो स्वतंत्र हो जाए, यानी कि r की वैल्यू 5 हो जाए, यानी कि छठा पद जो होगा वो x से स्वतंत्र होगा, ऐसा बोला गया है। तो इस तरीके के सवालों को ऐसे डील किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, तो जो तुम्हारे मन में दुविधा आ रही है, जो डाउट आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। एक सवाल है, सर ये तो 3 पद वाला हो गया, आपने तो 2 ही पद वाले पढ़ाए हैं, चीटिंग करते हो। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, अगर ध्यान से देख सको तो देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। ये तो 3 पद है सर, 2 पद है ही नहीं, 2 ही है बेटा, आपकी नजरों का धोखा है बस। 2x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। कोई तकलीफ? अरे यार 2 के साथ 1 लिखा था, x और 1/x लिख दिया, कोई दिक्कत? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, उसकी पावर 10 है, तो ये बेसिकली बना x माइनस 1/x की घात 20। इसके लिए अगर मैं tr प्लस 1 लिखता तो क्या लिखता सर, 10cr 20cr x की घात 20 माइनस r इंटू माइनस 1/x की घात r, यानी कि ये आएगा -1 की घात r
20CR x की घात 20 माइनस 2R। अब अपने को क्या चाहिए सर? x से स्वतंत्र पद चाहिए हमको, यही बोला है ना, x से स्वतंत्र पद। इसका मतलब 20 माइनस 2R की वैल्यू 0, R की वैल्यू 10, यानी कि t 11 हो गया x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या आएगा आंसर? सर ये आएगा 20C10 माइनस 1 की पावर 10, यानी कि 20C10 आएगा। इसकी वैल्यू जो भी होगी, हालांकि कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोली जाएगी, डायरेक्टली ऐसे ही आंसर लिखा जाएगा। अरे बहुत बड़ा आएगा ना यार कैलकुलेट करके, तो 20C10 लिखा जाएगा बेटा। जो 10वां पद होगा, सॉरी 11वां पद होगा, वो x से स्वतंत्र होगा, तो इसका आंसर 20C10 आने वाला है। जी सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अगला सवाल, इसमें भी x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, फिर से वही काम करना है, TR+1 लिख देना है। क्या आएगा बताइए आराम से। सर ये आएगा 9CR 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल पावर 9 माइनस R इंटू माइनस 1/3x। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वैल्यू को नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, जो भी साइन है उस चिन्ह के साथ उठाइए, डायरेक्टली मत उठाइए, है ना। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 1/3x ले लेते हैं, ऐसा नहीं, माइनस के साथ लेना है बेटा, है ना। फिर आपका आंसर में प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा, फिर आप सोचते रहोगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया, तो ये आ गया 9CR इंटू 3/2, पूरा पूरा अलग कर लो, 9 माइनस R, माइनस 1 की पावर R भी अलग कर लो, और 1/3 की पावर R भी अलग कर लो, और बचता क्या है, x की घात 9 2 18 माइनस 2R माइनस का R, ये बचता है बेटा। यहां से माइनस R, यहां से 9 2 18 माइनस 2R, यानी कि ये हो गया 18 माइनस 3R। 18 माइनस 3R को जीरो करना है, 18 माइनस 3R को जीरो करना है, R की वैल्यू 6 आएगी। इसका मतलब T7 जो होगा वो स्वतंत्र पद होगा, मतलब 9C7 3/2 का पावर 9 माइनस 7, सॉरी 6 है ना, T7 मतलब R की वैल्यू 6, 9C6 इसकी पावर 6, 9 माइनस 6 माइनस 1 की पावर 6, 1/3 का पावर 6। करेक्ट है? देख लो ध्यान से, आराम से समझ लो, ठीक है। 9C6 आ जाएगा, माइनस R की जगह 6 रखना है आपको, तो 7th पद आएगा। ये काम हमने यहां भी किया, T11 मतलब R की जगह 10, यहां पे T11 चाहिए था, मतलब R की जगह 10, तो 11वां पद होगा स्वतंत्र पद, ठीक। वो पद ज्ञात करना है, तो पद ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लिया। अब यहां से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ 9C6 कैलकुलेट कर लेना। ये हो गया 3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया, 2 की घात कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू ये 1 हो गया, ये 1/3 की घात 6 हो गया। कैंसिल कर दो चाहो तो, ये 3 बचा, तो 27 इंटू 8 9C6 अपॉन ऐसा आ गया कुछ, 9C6 इंटू 1/6 की घात 3, ये करेक्ट है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो जैसा आपसे सवाल पूछा जाए ना, आपको उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, बहुत सिंपल सा फंडल है। जनरल टर्म लिखनी है, नॉर्मल जनरल टर्म जो होती है वो लिख देनी है और छाप देना है, बस केवल इतना काम करना है आपको, ठीक है। यस सर, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है सर। आगे जान दो, चलिए आगे जान देते हैं। अगला पार्ट है मिडिल टर्म। हाँ, मिडिल टर्म क्या होती है? मिडिल टर्म मतलब बीच वाला पद। जैसे मान लो किसी में 50 पद है, तो 50 का तो बीच वाला 25वां पद तो बीच वाला होता नहीं, 51 होते तब हो जाता 25 वाला, तब 26 वाला होता, क्योंकि 25 इधर होते 25 इधर होते। ऑड नंबर में आसान होता है, इवन नंबर में मुश्किल होता है। यहां पे लिखा है x प्लस वाई की घात n के प्रसार में मध्य पद। दो बातें बता रखी है आपको, केस 1 और केस 2। अगर n विषम होता है तो प्रसार में पदों की संख्या सम होती है, वो n+1/2वां पद या फिर n+3/2वां पद। और अगर n सम होता है तो प्रसाद में क्या होता है, संख्या विषम होती है, n/2 + 1वां पद हो जाता है।
तुम्हें समझ में तो नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। आप बताइए, जैसे मान लो मैंने x प्लस वाई की घात लिख दिया 6, तो पद कितने आएंगे? 7 पद आएंगे। 7 पद आएंगे तो t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया, t4 हो गया, t5 हो गया, t6 हो गया, t7 हो गया। जैसे मीडियन वाली चीज पढ़ाई थी ना आपको, मीडियन वाली चीज, वैसा ही है। तो अगर यहां देखा जाए तो ये वाला पद होगा मिडिल वाला, बीच वाला पद मिडिल होगा। ये क्यों होगा मिडिल बेटा? क्योंकि इधर भी 3 है, इधर भी 3। कैसे आया? आपके पास 6 था, 6 को 2 से डिवाइड किया, +1 कर दिया, ये वाला पद, तो ये हो गया 4th पद। ध्यान से देखो, 4th टर्म जो आ रही है वो आ रही है भाई, 6/2 कर दिया आपने, आधा हो गया, 3 हो गया। तो 3 में एक आगे बढ़ोगे, क्योंकि आधे इधर और बीच वाला पद मिडिल वाला कहलाता है। ठीक, ये कब होगा? जब n इवन होगा। जब n क्या होगा? इवन होगा। वही कहानी पीछे लिखी। अगर ये ऑड होता, अगर x प्लस वाई की घात में 7 ले लेता, तब क्या होता? तब होता t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 और t8। 8 पद आते? अरे आते नहीं आते यार? आते ना, आते ना, आते सर। t8 हो जाता। 8 पद आए, इनको बराबर बराबर विभाजित करना है तो मीडियन निकालना होता था, कभी तो बीच वाला होता था, लेकिन ऐसा तो केस है नहीं, इसमें पद पूछा। तो ये जो दोनों पद होते हैं ना, ये मिडिल होते हैं। इस केस में दोनों पद मिडिल होते हैं, क्योंकि पदों की संख्या इवन नंबर है, टोटल पद इवन है, इसलिए ये जो दोनों पद होते हैं ये क्या होते हैं? मिडिल होते हैं, बीच वाले पद होते हैं। अब ये आएगा कैसे? ये 7 है ना, तो 7 में 1 जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये वाला पद हो गया। और इससे एक ज्यादा क्या होगा? 7 + 1/2 + 1, ये वाला पद। एक तो 7 + 1/2 मतलब 8/2 4th पद, और एक 4th के आगे वाला एक और जोड़ दिया, तो ये बेसिकली 7 + 3/2 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लिखा है। n+3 वाले पद में n + 1/2 + 1 कर दो, ये वाला पद निकाला, इस पद में 1 जोड़ दिया, अलग हो गया। ये वाला पद क्या आएगा सर? ये वाला पद आएगा ऑड वाला। ठीक है, अब इसने एक और चीज बोली है। क्या बोली है? महत्तम पद का द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक क्या होते हैं? द्विपद गुणांक NCR टाइप के होते हैं, ये वाले द्विपद गुणांक कहलाते हैं, जैसे NC1, NC2, NC3। तो जो महत्तम पद होता है उसका द्विपद गुणांक क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। अब ये कहानी आपको कैसे रिलेट करनी पड़ेगी? जब मैंने आपको बोला था 6CR में मैक्सिमम क्या होगा? 6C3 मैक्सिमम होगा, वही महत्तम पद 4th पद निकालोगे, 4th पद में R की जगह 3 रखना पड़ेगा, तो 6C3 मैक्सिमम आएगा। वही बात बोली गई है। कनेक्ट करिए चीजों को बेटा, कड़ी से कड़ी मिलाइए और आंसर ले आइए, है ना? यही खेल होता है केवल पढ़ाई करने का, यही एक मतलब ये जो अपने पास जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, उसको क्या है? आपको कनेक्ट करना है, चीजों को मिलाना है, जोड़ना है, तो आप अच्छे से उस चीज को सीख जाते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं। अगर आप जोड़ने में समर्थ नहीं, मतलब आप अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपको पीछे वाली चीजों से कनेक्ट करनी पड़ेगी चीजें। अब इसमें एपी जीपी भी घुसा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई इसके द्विपद गुणांक ऐसे हैं, एपी में है, ये जीपी में है, फिर क्या करोगे? तो आपको चीजें जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है? यस सर। तो ठीक है बेटा, ये मिडिल टर्म वाली बात आ गई। जरा कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल है ये रहा, इसके महत्तम पद, सॉरी इसका मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद 7 है ना, ये 7 मतलब टोटल पद कितने हो गए? टोटल 8 पद हो गए। इसका मतलब 8/2 और 8/2 + 1, ये दोनों पद क्या होंगे? ये मैक्सिमम होंगे। ये मैक्सिमम नहीं, ये मध्य पद होंगे। मध्य पद मैक्सिमम मतलब इनके गुणांक मैक्सिमम होंगे, अदरवाइज ये मध्य पद आएंगे, मिडिल टर्म्स आएंगे। 8/2 मतलब 4th और 5th,
फोर्थ में T4 और T5। T4 कैसे निकालोगे? T4 निकालने के लिए R की जगह 3 रख दे, तो T4 हो गया 7C3 2x स्क्वायर की पावर 4 इंटू माइनस 1/x की पावर कितना आ रहा है यार? ये आ रहा है 3। और T5 हो गया 7C4 2x स्क्वायर की पावर 3 और माइनस 1/x की पावर। ये दोनों पद क्या होंगे? मिडिल टर्म्स होंगी, मध्य पद होंगे, मध्य पद होंगे। अब इनके जो गुणांक आ रहे हैं, ये वाला गुणांक बेटा, ये वाला गुणांक, ये मैक्सिमम आएगा। 7C3 और 7C4 दोनों बराबर होंगे और दोनों ही मैक्सिमम होंगे। 7C3 7C4 दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे और मैक्सिमम भी होंगे। ये बाइनोमियल गुणांक होते हैं, ठीक है, द्विपद गुणांक कहलाता है। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाले केवल, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम पद, मिडिल टर्म निकल गई। इसका मैक्सिमम गुणांक जो है वो 7C3 7C4 ये मैक्सिमम होता है। ये बात उन्होंने बता रखी है। यहां पर कोई डाउट तो नहीं है? मध्य पद वाली बात समझ में आना कि मिडिल टर्म कैसे निकालना है, पदों की संख्या देखनी है बस और उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। सबसे सिंपल कहानी तो यही है यार। एक्स का गुणांक निकालने में तो तकलीफ हो रही थी, बट ये वाला तो और भी आसान। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। कहां गया? ये रहा। रूट एक्स माइनस 1/x की घात 6 में मध्य पद ज्ञात करना है। क्या करें बेटा? पद कितने हो गए? 6 + 1 मतलब 7 पद हो गए। 7 पद हो गए, 7 पद हो गए मतलब 6/2 + 1 यानी कि T4 जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। T4 मैक्सिमम हो जाएगा। टोटल 7 पद है, T4 मैक्सिमम हो जाएगा। T4 कैसे निकालोगे? R की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो गया रूट एक्स की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। ये कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 6C3 20 होता है और कुछ भी नहीं होता। सॉल्व कर लोगे 20 आएगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेट कर लेना यार, कर लोगे ना कैलकुलेट? तो अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। अभी मैंने करके दिखाया है 6C3 कैलकुलेट। ठीक है जी सर, एकदम सही है, एकदम सही है। जान दो आगे। अच्छा, ये तो वही वाला सवाल रिपीट हो गया। अच्छा, ये रहा। x की घात 6 का गुणांक निकालना है इसमें, तो 1 + x की घात n में x का गुणांक क्या होता है? बता रखा है सर, वो होता है NCR, x की घात r का गुणांक NCR होता है। अरे 1 + x की घात n में x की घात r का गुणांक NCR, क्योंकि एक्सपेंशन ही ऐसा लिखते हैं, NCR × x की घात r। तो अपने को क्या चाहिए? किसका गुणांक चाहिए? x की घात 6 का गुणांक, यानी कि NC6। इसका मतलब 12C6 चाहिए। 12C6 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 12CR वाली, ये मैक्सिमम अधिकतम आएगी। ठीक है, तो इसने बोला है x की घात 6 का गुणांक निकाल लिया, 12C6 कैलकुलेट कर लिया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x की घात 32 का गुणांक निकालना है। अभी तक हम x की पावर स्वतंत्र वाला जो था वो कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या है, सवाल में थोड़ा सा चेंज है। x की घात 32 का गुणांक निकालना है, तो हमने वापस TR+1 रख दिया। वो कितना आया बेटा? वो आया 15CR x की घात 4 की पावर 15 - r इंटू -1/x³ की घात कितना है? r है। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 15CR x की घात 15 चौके 60 60 - 4r - 3r इंटू -1 का पावर। कैलकुलेशन है केवल और केवल कैलकुलेशन है, 15 चौके 60 - 4r और -3r यहां से। ये हो गया 15CR इंटू -1 का पावर r इंटू x का घात 60 - 7r। क्या पूछा है? x की घात कितनी पूछी है भैया? 32 का गुणा। तो 60 - 7r का जो वैल्यू होगा वो 32 होना चाहिए। तो 60 में से 32 गया, 28 आ गया और 7r आ गया, तो r की वैल्यू आ गई 4।
यानी कि फिफ्थ पद जो आएगा वो कौन सा होगा, उसमें x की घात 32 होगी। तो बेसिकली T5 निकालना है, या गुणांक समझ लेते हैं 15C4 इंटू -1 की पावर 4, यानी कि 15C4 आ गया। चलो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो फिर भी ठीक है, अपन के पास जो चीज बोली गई है वो काम कर रहे हैं, बार बार वो वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर ये 32 की जगह 31 होता फिर क्या करते हैं? मान लो ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम एकदम सेम प्रॉब्लम है, बस 32 की जगह मैंने पावर क्या कर दी, पावर मैंने 31 कर दी, यहां पे 31 कर दी। अब ये 32 की जगह 31 हो जाएगा, तो अब की बार क्या आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। 29 बराबर 7, तो R बराबर 29/7। ऐसा कोई पद ही नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि जो भी आप पावर चाहोगे वो आ जाएगी, ऐसा कोई पद नहीं निकल पाएगा। तब आपको R एक इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव वाला, ये नहीं कि नेगेटिव आ गया बोले -5 आ गया तो सही है। अरे -5वां पद थोड़े निकालते हो आप, पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही तो पद निकालते हो। तो ये क्या है, ये ऐसे पद नहीं आ सकते। 29/7 ये एक इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आंसर वैलिड नहीं है, ये आपका आंसर ऐसे में नहीं आ पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी x की पावर इसमें आएगी, हो सकता है कुछ पावर्स ना आए, कुछ क्या बहुत सारी पावर्स नहीं आएंगी इसमें। तो x की घात 32 तो भाई ईश्वर की दया से आ रहा था, लेकिन x की घात 31 नहीं आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ये नहीं कि आप करे जा रहे हो बोले सर यही हो जाएगा T29/7 + 1 वाली जो आ जाएगी वो पद आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी तो फिर सभी ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसमें x की घात 6 का गुणांक निकालना। सवाल देखने के बाद डर लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि इसमें 4-5 पद हैं। ये आपने बाइनोमियल पढ़ा के बेवकूफ बना दिया, पता नहीं कितने 4 मतलब 4 वाला आप पूछ रहे हो, आपने 2 वाला ही पढ़ा है, सही बात है। तो ये तो चीटिंग हो गई सर, चीटिंग तो हो गई, लेकिन होगा कुछ तो लॉजिक होगा। तो सोचिए क्या लॉजिक, क्या हो सकता है। अच्छा यार याद आ रहा है कि वरुण की रैंक कई सारे लोगों ने नहीं निकाली होगी, एक बच्चे का ही आंसर आया था, लेकिन वरुण की रैंक 100 आएगी, है ना। मैंने शायद हिंट भी दी थी तुम्हें, सेंचुरी पूरी हो गई, निकाल लेना यार, है ना, वरुण की रैंक के लास्ट लेक्चर का, ठीक। और चलिए 1 + 3x + 3x² प्लस का x³ की घात 15 है, इसमें x की घात 6 का गुणांक जो है वो क्या आएगा, ये पता करना है अपने को। सर अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो ये 1 + x का होल क्यूब लिखा हुआ है यार, एकदम सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। कैसे, a³ + b³ + 3ab² + 3ab² यही होता है। अरे ये 1 + x का होल क्यूब लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 1 + x की घात 45, तो x की घात 6 का गुणांक चाहिए 45C6। अगर आपको याद है ना चीजें, कौन सी चीज, 1 + x की घात n का एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसमें x की घात r का क्या गुणांक आता है, तो आप बड़े आराम से तसल्ली के साथ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी आपको याद नहीं है, फिर आपके साथ मुश्किल हो जाएगी। और कभी कोई जना इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाए तो फिर मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, तो वो वैसे ही फंस जाएगा। सर कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, पता नहीं जाने क्या सवाल है, कहां से ले आए हो सर। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई में मिलेगा, ठीक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन हर साल आते ही है किसी ना किसी सेट में। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आराम से इत्मीनान से समझो, सवाल को ध्यान से पढ़ो। बोला है 1 + x² की घात 7 है, 1 + x³ की घात 8 है, इसमें x की घात 8 का गुणांक आपको बताना है, x की पावर 8 बनाना है, 8, ठीक। अब जरा ध्यान दो, जब आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे, ध्यान से देखना है ना, यह आएगा 7C0 x² की पावर 0,
अगला वाला आएगा 7c1 एक्स स्क्वायर की पावर 1, अगला वाला आएगा 7c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ऐसे ही छोड़ दिया। गौर करें कि x की घात पे, तो अगर x की पावर्स पे गौर किया जाए तो आपको यहां मिलेगा 0, यहां मिलेगा 2, यहां मिलेगा 4, यहां 6, यहां 8, 10 और आखिरी में 7 तक जाएगा तो 7 2 जा 14 तक जाएगा, 12 और 14 ये मिलेंगी पावर्स। इसी प्रकार से जब मैं 1 प्लस एक्स की घात 3 की पावर 8 का एक्सपेंशन लिखूंगा तो वो आएगा 8c0 एक्स क्यूब की घात 0, 8c1 एक्स क्यूब की घात 1, 8c2 एक्स क्यूब की घात 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से बच्चा कहेगा सर ये बात तो आपकी मान ली हमने, है ना, अब माननी पड़ेगी यार, करोगे क्या, ऑप्शन है कोई? ठीक है, यहां पे क्या हुआ, अब मैं वापस इसमें x की घात देख रहा हूं, ठीक है, x की घात देख रहा हूं, वो क्या हो रहा है 0 3 6 9 और आखिरी वाला 8 3 जा 24 तक जाएगा, 24 तक। जब मैं इन पदों को गुणा करूंगा, बेटा ध्यान देना, जब मैं गुणा करता हूं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। क्या होती है, ऐड होती है। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का जब मैं गुणा कर दूंगा तो एक्स की घात 6 नहीं बनेगा, एक्स की घात 5 बनेगा। एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 का गुणा करने पर आपको एक्स की पावर 5 प्राप्त होगा, एक्स की घात 6 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, पावर्स का एडिशन होता है, योग होता है। इसलिए अब मुझे पावर्स को जोड़ना है तो मुझे लाना है 8। क्या लाना है सर, मुझे लाना है 8। चलिए 8 लाने की चेष्टा, 8 लाने की कोशिश की जाए। तो कोशिश करते हैं यार, इसको मिटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ध्यान से इसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है सर, देखेंगे सर ध्यान से। बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 7 है, ऐसा है। आप देखो, आपने अभी तो सारे हिसाब किताब लगा ली। अब देखो ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। पहला वाला दूसरा मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपको लाना है एक्स की घात 8। कितना लाना है, एक्स की घात 8। ठीक है भाई, एक्स की घात 8। अब देखो 8 तो दोनों पावर्स को मिला के बढ़ेगा। अभी मैंने आपको यह बात समझा दी कि पावर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स का एडिशन होता है, एडिशन होता है, योग होता है। तो यहां पे पावर 2 है, पावर 3। अब अगर 8 को ब्रेक करूं मैं इंटीजर के सम में तो ऑड और ऑड आएगा या फिर दोनों इवन आएंगे। जैसे ऑड और ऑड का मतलब जैसे 3 और 5, यहां पे 2 और 6, है ना, इस प्रकार से ऑड और इवन हो गया। अच्छा, अगर आप ये बोल रहे हो कि 3 और 5 है तो मतलब एक तरफ से मुझे पावर 3 चाहिए और एक तरफ से पावर 5 चाहिए। यहां से तो पावर 3 लाना संभव है, लेकिन यहां से पावर 5 लाना संभव है क्या? नहीं सर, असंभव है, क्योंकि ये पावर 2 में जाएगी तो इधर से हमेशा आपको इवन पावर मिलेगी। इसलिए मुझे इसको इवन और इवन में ब्रेक करना पड़ेगा। मैं ऑड और ऑड में ब्रेक कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑड पावर नहीं दे रहा। हाँ, कभी ये 1 प्लस एक्स होता तो बात आपकी सच थी, आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा है नहीं। अब तो कुछ भी नहीं है, अब बस काम करना है, आसानी से सॉल्व करना है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैंने इधर पे पावर 2 ले आई और इधर पे 6 ले आई, ये एक्स क्यूब वाला है ना, और ये एक्स स्क्वायर वाला है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की घात 2 ले आए, यहां पे एक्स की घात 6 ला सकता हूं, 6 तो ला ही सकता हूं, 3 2 जा 6 हो। 4 और 4 लाया जा सकता है सर? नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 4 यहां से तो आ जाएगा लेकिन यहां से 4 नहीं आएगा। उसके बाद बचा 6 और 2, ये भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि 6 इससे आ सकता है लेकिन इससे 2 नहीं आएगा। बचता क्या है सर? आखिरी में 8 और 0, केवल ये सही है और ये सही है। पावर का एडिशन हुआ तो x की घात 8 आ गई। अब तुम क्या है, तुम एक गलती करोगे, क्योंकि तुम गलती करोगे। सर हम क्या गलती करेंगे, हम नहीं सोच पा रहे। तुम ये गलती करोगे, तुम बोलोगे अच्छा इसका मतलब ये हो गया NC2 और ये हो गया NC6। ये गलत है बेटा।
आप क्या कर रहे हो, आप इसमें पावर 6 ले जा रहे हो। पावर मतलब बेसिकली NC6 का मतलब हो गया x क्यूब की घात 6। x क्यूब की घात 6 मतलब 6 3 18 पे चले जा रहे हो भाई, वहां तक नहीं जाना है आपको। आपको x की घात 6 चाहिए, x की पावर से आपका वाबस्ता होना है, आपको रूबरू होना है, दैट्स इट। अच्छा अब देखो ये जो x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, अगर मैं पहले वाले पद में देखूं तो इसके लिए t1 नहीं t2 चाहिए। t2 बोले तो x की पावर 4 चाहिए, मतलब पहले वाले में से आपको x की घात 2 चाहिए और इसमें चाहिए x की घात 6, यानी कि x की घात 2 मतलब t2 पहला पद, दूसरा पद सॉरी t2 चाहिए। t2 क्यों? क्योंकि x पहला वाला में x की पावर 0 आएगा, दूसरे वाले में x की घात 2 आएगा। ये x की घात 6 मतलब x क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब इसके लिए t3 चाहिए। इसका सेकंड टर्म और इसका थर्ड टर्म गुणा करूंगा तो x की घात 8 बनेगी। समझ आ रहा है सर? आधा अधूरा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं पहले वाला अगर एक्सपेंशन किया तो एक्स स्क्वायर की घात 0 बनेगा, यहां जो भी हो, यहां पे एक्स स्क्वायर की घात 1 बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर की घात 2 बनेगा, ऐसे बनेगा। दूसरा वाला एक्सपेंड करोगे तो एक्स क्यूब की घात 0 बनेगा, एक्स क्यूब की घात 1 बनेगा और यहां पे एक्स क्यूब की घात 2 बनेगा। ये एक्स की घात 6 आ रहा है, ये t3 है बेटा और ये t2 है। तो t2 को t3 से गुणा करोगे, इन दोनों पदों का गुणा करोगे तब x की पावर 8 आएगी। उसका गुणांक पूछा जा रहा है, उसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब यह हो गया कि अगर अब मैं इसको सॉल्व करने पर आऊं तो t2 और t3, अब अगर मैं x की घात 8 ढूंढूं, x की घात 8, इसका मतलब x की घात 2 की पावर 4 और यहां पर x की घात 0 ढूंढ रहा हूं, मतलब x की घात 3 की घात 0, मतलब इसका पहला पद देख रहा हूं और इसका तीसरा पद सॉरी इसका पांचवा पद देख रहा हूं, फिफ्थ पद में ही तो r की जगह 4 डालोगे। समझ रहे ना आप? ये x की पावर 2 चाहिए, मतलब x की पावर 2 की पावर 1, इसलिए t2 आ, यहां पे 4 आ रहा है, t5 आ। इनका गुणा करूंगा, मुझे पावर में एडिशन करके मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 7 और 1 प्लस एक्स क्यूब की घात 8, t1 इंटू t2 इंटू t3 प्लस t4 t5 इंटू t1। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। बताओ पहले वाले का t5 कितना है, पहले वाले का t2 कितना आएगा? 7c1 इंटू, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं पद भी लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर की घात 1 इंटू 7c2 इंटू एक्स क्यूब की घात 2। देखो 8 बन रहा है, पावर 8 आ रही है। अरे गुणा करने पर पावर 8 आएगी, आएगी ना पावर 8 गुणा करने पर। देखो ना 6 और 2 8। और यहां पे क्या आ रहा है? 7c4 एक्स स्क्वायर की घात 4 इंटू 8c0 एक्स क्यूब की घात 0। करेक्ट? अब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7c1 इंटू 7c2 8c2। 8 है ना इसके लिए 8 आएगा, प्लस 7c4 इंटू 8c, इस पूरे की घात x की घात। तो आपको गुणांक चाहिए, ये होगा गुणांक। कैलकुलेट कर लें? कर लीजिए सर। 7c1 हो गया 7, 8c2 हो गया 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस 7c4 निकाल देना, 7c4 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, चला गया, 2 फैक्टोरियल 2 हुआ तो 4 हो गया, 7 7 49, 49 इंटू 4 196, 49 इंटू 4 करेंगे है ना, 196 आ जाएगा और 7 5 35 आ जाएगा 35। अच्छा ये 8c01 होता है, जोड़ लो यार। अब कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9 3 12, यानी कि 220।
231 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 231, 231। अब आराम से इस पूरे लॉजिक को समझ लीजिए, ये वाले पेज से लॉजिक को आराम से एक बार समझ लीजिए, तो आप इस सवाल में कोई भी दिक्कत अगर आपको लगेगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 231 अपना आंसर आ रहा है, 230। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। यस सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, पक्का। तो ये 231 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने बस पावर्स को देखा कि भाई किस किस हिसाब से। अच्छा, और कोई भी लॉजिक होता, और कोई भी चीज बन पाती तो बिल्कुल बनाते। जैसे अगर ये 1 + x लिखा होता, फिर आप पावर ऑड ऑड वाली भी ले सकते थे, इवन इवन वाली भी ले सकते थे, फिर और भी केसेस आते हैं। तो बस क्वेश्चन को लेंदी किया जा सकता है, टफ नहीं किया जा सकता। मतलब ये वाला इस टाइप का सवाल आएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बाकी क्वेश्चन आसान है ना। आपको केवल ये चीजें देखनी है बस कि पावर्स कहां कहां मैच हो रही है। ठीक है, ओके, चलिए आखिरी सवाल। इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई दफे आपको पूछे जाते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि सिद्ध करना है कि a - b की a की घात n - b की घात n का गुणनखंड है। या फिर आप ऐसा समझो कि भाई a - b इसको हमेशा डिवाइड कर देगा। अच्छा, अगर कोई संख्या किसी चीज को डिवाइड कर देती तो क्या होता है? कोई संख्या किसी चीज को डिवाइड कर देती तो होता क्या है सर? तब तो यह होता है कि वो संख्या उसका फैक्टर होती। गुणनखंड मतलब बेसिकली ऐसा है, जैसे 12 है, 12 4 × 3 लिखा, 4 इसका गुणनखंड है, यानी कि 4 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो 12 को 4 डिवाइड कर देता है। ऐसे ही जो a की घात n - b की घात n है, ये a - b टाइम्स कुछ लैम्डा आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यह सवाल में पूछा गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 12 + 12 = 4 × लैम्डा। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण मैं आपको और देता हूं, इसके पीछे एक क्वेश्चन आपको और पूछता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। 9 की पावर n - 1 जो है, 9 की पावर n - 1, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 से विभाज्य है, 8 से भाज्य है, ऐसा पूछा जाए तो आप n जो है ना, n नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। वहां भी यही है ना, n नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर। वैसे तो आप n की जगह 1 रखो तो 9 - 1 8 हो गया, n की जगह 2 रखो, 9 9 81 - 1 80 आ गया, डिविजिबल हो गया। n की जगह 3 रखो, 729 होता है, 729 729 होता है ना, 9 की घात 3, ठीक है, 729 - 1, ये हो गया 728। अब 8 से विभाज्य करने की कोशिश करो, 8 से डिवाइड करने की, हो जाएगा, सारे ही डिवाइड हो जाएगा तो 8 से, है ना। अब सर ये अगर मेरे को प्रूफ करना होता, एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सिद्धांत, वहां से कर सकते हैं, वो तो चलो कर लेंगे। अब बाइनोमियल से कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। मैंने बोला कि 9 को 1 + 8 लिख दिया और इसको n लिख दिया, -1 लिख दिया, लिख सकते हैं? यस सर। इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं। nc0 8 की घात 0, nc1 8 की घात 1, nc2 8 की घात 2, ऐसे करते करते ncn 8 की घात n -1। ये संख्या 1 है बेटा, और 1 से 1 चला गया, बताओ क्या बचा सर? यहां बचा nc1 8 की घात 1, nc2 8 की घात 2, फाइनली ncn 8 की घात n। अब मैंने 8 बाहर ले लिया तो बचता क्या है? nc1 + nc2 × 8 की घात 1 + nc3 × 8 की घात 2, ऐसे करके। ये कोई इंटीजर है, लैम्डा हो गया, तो 8 × लैम्डा मतलब ये हमेशा 8 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, क्योंकि 8 को 1 प्लस मतलब 9 को 1 + 8 लिखा जा सकता है, इसलिए ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। दिख रहा है डायरेक्टली।
पीछे वाला सवाल भी करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और सॉल्व हो जाए। तो कहानी पूरी यहां जाके सिमट गई है कि भाई ऐसा है, मेहनत तो देखो यार हमेशा करनी पड़ेगी। आप किसी भी मुकाम पे, है ना, आपको हमेशा अपने आप को एक आगे ले जाने के लिए, ठीक है, आपको हमेशा अपने आप को अपने ऊंचा उठाने के लिए मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। क्योंकि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। कंटिन्यूअस एफर्ट, कंटिन्यूअस जो आपकी प्रैक्टिस है, मेहनत है, वही रंग लाती है बेटा, है ना। इसलिए आपको अपनी सततता को बरकरार रखना है, कभी भी उसको ब्रेक नहीं करना। ये क्वेश्चन भी आपको क्या है, थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है कि ठीक है ऐसा लिखना है। मतलब सारा खेल जो है वो a माइनस बी पे हो रहा है। सर एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं a माइनस बी प्लस बी, और ऐसा लिख दिया, और यहां पे लिख दिया b की घात है। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सोच लो। अरे b का एडिशन और b का सब्ट्रैक्शन तो हो ही सकता है। यस सर, ये वाली संख्या और ये वाली, सर ये तीन पद हो गए, द्विपद रहा ही नहीं, गधा हो क्या। इसको x मान लो, इसको y मान लो, सही है, सही है ना। यस सर, या अभी थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, b प्लस a माइनस बी, ऐसा लिख दिया। अब ये x हो गया, अब ये y हो गया। तो अब देखो डायरेक्टली आ जाए। अब जरा एक्सपेंशन लिखो। सर पहला वाला आएगा nc0 x की घात n y की घात 0। अगला वाला आएगा nc1 x की घात 1 y की घात x की घात n माइनस 1 y की घात 1। इस प्रकार से अंतिम वाला आएगा ncn x की घात 0 y की घात n माइनस b की घात n। सही है भाई, एक्सपेंशन लिख दिया और कुछ लिखा ही नहीं, केवल मैंने इसका एक्सपेंशन लिख दिया है। चलेगा ना? अरे चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। nc0 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी अपना 1 हो गया, तो x की जगह b डाल दो, तो ये हो गया b की घात n, प्लस ये हो गया nc1 इंटू a माइनस b की घात n माइनस 1। यहां पे आ गया a माइनस b, प्लस ऐसे करते करते ncn a माइनस b की घात n माइनस b की घात, ये दोनों चल बसे। जिंदा बचता है सर, जिंदा बचता है nc1 a माइनस b की घात n माइनस 1 इंटू a माइनस b की घात 1 प्लस nc2 b की घात n माइनस 2 a माइनस b की घात 2। ऐसे करते करते ncn b की घात 0 a माइनस b की घात। अगर मैं a माइनस b की घात 1 कॉमन लेता हूं, मतलब a माइनस b कॉमन लेता हूं, तो अंदर वाली चीज क्या बच रही है जरा बताइए। सर nc1 b की घात n माइनस 1 प्लस nc2 b की घात n माइनस 2 इंटू a माइनस b, एक बच जाएगा। अरे एक तो बचेगा, एक चला गया, और बस आखिरी वाले में ncn a माइनस b की घात n माइनस 1। क्या इसको लैम्डा लिख सकता हूं? यस सर। तो क्या ये फैक्टर ऐसा नहीं आया, लैम्डा टाइम्स a माइनस b आया? अगर ऐसा आया तो क्या a माइनस b उसका गुणांक नहीं होगा? होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर n की जगह 2 रखो, इस चीज से हम एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5, ये सभी संख्याएं एक्स माइनस वाई से डिविजिबल है। नहीं समझे? यही तो बोल रहा हूं क्वेश्चन में। अब आप चाहो तो देख लो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू जो भी अंदर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस मतलब प्लस एक्स वाई, फिर एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, इसका गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला अगर दिखाना चाहूं तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड कर दो तो भी आपको दिखेगा एक्स माइनस वाई से विभाज्य है, डिविजिबल। ऐसे ही ये भी डिविजिबल। तो
x की घात n माइनस वाई की घात n हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होता है जब n नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आखिरी सवाल था हमारा, ये सवाल हमने कर लिया। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत जरूर लगी है, पर हाँ अल्टीमेटली अंत में हम सक्सेसफुल कामयाब हो गए। तो ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। i प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर समझ लो, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कहानी अपनी सॉल्व हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। क्या अब आपको किसी को डाउट आएगा? सर कोई डाउट नहीं आएगा, बाइनोमियल थ्योरम हमारा हो चुका है। ठीक, अच्छा यहां पर आपने एक और चीज सीख ली, नहीं ये सीखी कि अगर 3 पद होते हैं तो बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड करते हैं। चलो एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और डिस्कस, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 3/x प्लस 2, मान लो ऐसा कुछ लिखा जाए, इसकी पावर 3 आ जाए, इसको एक्सपेंड करना बाइनोमियल, तो कैसे करेंगे? तो किसी एक टर्म को कुछ मान लो ये y मान लिया और ये या इसको a मान लिया, इसको b मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए आएगा तो क्या करोगे? 3c0 a की पावर 3 b की पावर 0, 3c1 a की पावर 2 b की पावर 3c2 a की पावर 1 b की पावर 2, 3c3 a की पावर 0 b की पावर 3। करेक्ट? ठीक है, और अब अगर यहां से देखा जाए तो ये 3c0 1 हो गया, ये भी खत्म हो गया 1, तो a मतलब x प्लस 3/x का होल क्यूब। ये बाइनोमियल एक्सपेंड हो सकता है। होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते हो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर गुणे b की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 3c2 x प्लस 1/x, x प्लस 3/x की पावर 1, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, और आखिरी में 3c3 1 होता है, ये डायरेक्टली हो गया 2 का क्यूब। क्या अब आप इसको एक्सपेंड करके नहीं लिख सकते? लिख सकते ना यार, ये वाला मैं बाइनोमियल लगा देना, नहीं समझ में पावर 4 होता तो बाइनोमियल लगा देते, क्यूब है, सूत्र डायरेक्टली याद है, चिपका देना, आंसर आ जाएगा। यहां पे होल स्क्वायर है, खोल दो, आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्ट है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपकी किताब में है सारे सवाल अपने से हो जाएंगे बड़े आराम से। अपने को क्या क्या हमने सीखा? हमने सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखा क्या होता था, फिर हमने देखा कि बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है x प्लस वाई की घात n को एक्सपैंड कैसे करते हैं, फिर उसका tr प्लस 1 निकाल लिया। उसमें हमने ये चीज सीख ली कि भाई x की पावर m का गुणांक निकालना, या कोई भी x की पावर हो उसका गुणांक निकालना है तो क्या करते हैं? जनरल पद लिखते हैं, व्यापक पद लिखते हैं, और उसमें जो पावर आती है x की उसको इक्वेट करते हैं उस नंबर से। अब वो 0 होती है जब x से स्वतंत्र होता है, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कर लिए हमने। फिर हमने देखा था मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो बड़ी आसान है भाई, मिडिल टर्म निकालना तो बहुत ही आसान है कि भाई देख लेना है सम जो है, मतलब जो पद आ रहे हैं वो ऑड आ रहे हैं कि इवन आ रहे हैं। अगर वो पद टोटल पद ऑड आते हैं तो आसान एक ही मिडिल टर्म आती, लेकिन टोटल पद इवन आते हैं, टोटल पद नंबर नहीं, टोटल पद अगर इवन आते तो फिर 2 टर्म आ जाती है मिडिल टर्म। दैट्स इट, बस इतना ही कहानी है। ठीक है, यस सर। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम ओवर होता है। ठीक है, और एक नया श्लोक है, क्या है भाई? नकालम तिवर्तन्ते महानता सर्वेषु कर्मसु, मतलब आप जो है महान लोग अपने कर्तव्यों में देरी नहीं करते। तो आपको अगर अच्छा करना है जीवन में तो अपने कर्तव्यों में देरी मत कीजिए। जो भी आपको टास्क मिला है, पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई में अपना मन हमेशा, अपना चित्त लगाए रखें और उसमें देरी ना करें कि नहीं आज नहीं, अभी नहीं, अभी 2 घंटे बात करेंगे, 5 घंटे बात करेंगे, तो फिर वो लैग होता ही चला जाता है बेटा, है ना। इसलिए प्लीज अपने आप को हमेशा आगे ले जाने की सोचें, हमेशा अपने आप को प्रगति के पथ पे ले जाएं, उत्थान पे ले जाना है, पतन पे नहीं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है फिर।